अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू नॉवेल्स नैरेटिव। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि खैर व आफियत से होंगे। जी, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने नावल के एपिसोड नंबर 2। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको मिलती रहे। लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलें, ठीक है जी। तो चलें बगैर वक्त ज़ाया किए हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारी आज के एपिसोड में क्या होता है। उसकी हालत नज़र आ रही है, मेरी हालत नज़र नहीं आ रही तुम्हें? जानती हो ना सब, शामिर सिर्फ मेरा है, मैं किसी को से खुद से दूर नहीं करने दूंगी। तुम कहो ना उसको ये वापस चली जाए जहाँ से ये आई है। फरवा हज़ियानी होती मुसलसल बोले जा रही थी, जबकि उष्ना फ़क होते रंग के साथ वहाँ से भागती चली गई। फरवा, होश के नाखून लो, क्यों अपना तमाशा बनवा रही हो? अगर मीर भाई को पता चल गया तो तुम जानती हो ना उन्हें। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मैं मीर को किसी और का होते हुए नहीं देख सकती। वो बिल्कुल बिलक कर रो दी थी। महिमा को उस पर तरस आया था। उष्ना कमरे में आकर दरवाज़ा बंद किए रोए चली जा रही थी। इसे कहो ये वापस चली जाए जहाँ से ये आई है। उसके कानों में फरवा की फरियाद करती आवाज़ गूंज रही थी अभी तक। तुम सिर्फ मेरे लिए आई हो इस दुनिया में मेरी रानी, मुझे खुश करने के लिए। उष्ना को वही कह के आवाज़ें चीखे कमरे में हर तरफ सुनाई देने लगी थी। वो चिकराते सर को थामे गिरती चली गई। यार रुमैसा, मुश्किल हो जाएगी, तुम्हें पता भी है मेरे घर का माहौल, मैं नहीं आ पाऊंगी यार। तुम ज़ुबैर को समझाओ, मैं उसे मोबाइल पर ही विश कर देती हूँ, फिर किसी दिन चक्कर लगा लूँगी तुम्हारी तरफ। बस यहीं तक थी तुम्हारी हिम्मत? इतना सा नहीं कर सकते तो कल को अपने घर में मेरे लिए स्टैंड कैसे लेंगी मोहतरमा? ज़ुबैर जो पास खड़ा सुन रहा था, उसने रुमैसा से मोबाइल पकड़कर उसे खरी खरी सुना डाली थी। बोलो अब कुछ, खामोश क्यों हो गई हो? कोई जवाब मेरे सवाल का? इरहा ने बिना कोई जवाब दिए फ़ोन काट दिया। ज़ुबैर का लहजा बहुत अजीब सा लगा। वो तो बहुत प्यार से बात किया करता था उससे। शायद मेरे इनकार की वजह से उन्हें बुरा लगा होगा, तभी ऐसे बोल दिया होगा। वो अपने दिल को तफल तसल्लियाँ देते हुए मुड़ी तो सामने मुराद शाह को खड़े पाया और उसे लगा जैसे मौत का फरिश्ता खड़ा हो। क्या हुआ, यहाँ क्यों बुत बनी खड़ी हो? मुराद ने उसे ख्यालों में खोया देखकर इस्तफसार किया था। नहीं, कुछ भी तो नहीं। वो हड़बड़ाकर अटकते अटकते बोली। जाने वो कब से खड़ा था और क्या क्या सुन चुका था। आप कहीं जा रहे हैं? जी, क्यों, आपको कोई काम था? वही संजीदा लिया दिया सा लहजा। अल्लाह ना करे कभी मेरे इतने बुरे दिन आए कि मुझे आपसे काम पड़े। इरहा ने हमेशा की तरह सिर्फ सोचा था। नहीं, वैसे ही पूछा, इस टाइम ड्यूटी पर होते हैं ना? इरहा ने बात अधूरी छोड़ी थी। हाँ, एक ज़रूरी काम है आज, तो बिना यूनिफॉर्म के ही जाना है। बस एक ज़रूरी फ़ाइल घर पर पड़ी थी, वो लेने आया था। खिलाफ तवक्को मुराद ने तफसीली जवाब दिया था। बेस्ट ऑफ लक, इरहा ने खुद को नॉर्मल करते हुए कहा। दिल में तो लड्डू फूट रहे थे कि वो रात को लेट ही घर आएगा, मतलब अम्मी को पटाया जा सकता था। थैंक्स। और हाँ, बात करते हुए लहजा भले ही लड़खड़ा जाए मगर लड़कियों के कदम नहीं लड़खड़ाने चाहिए। उसने थोड़ी देर पहले इरहा के अटक कर बात करने पर चोट की थी। ये कहकर वो रुका नहीं था। वो मुतवज्जा होती तो ही उसकी बात में छुपे मायने को ढूंढती। वो तो माँ को मनाने के तरीके सोचने में मसरूफ़ थी। शेर खान के खिलाफ अब एक्शन लेने का वक्त आ चुका था, इसलिए वो इतने दिनों से हवेली से गायब था। मीर शाह ने हवेली की सिक्योरिटी और बढ़ा दी थी। बाहर से आने वाले हर फर्द, हर मुलाजिम की चेकिंग होती थी, क्योंकि वो दुश्मन को कोई मौका नहीं दे सकता था अपनी फैमिली को नुकसान पहुंचाने का। हिडन कैमरे हर जगह नस्ब थे। हवेली को चारों तरफ से बावर्दी गार्ड्स ने घेरे में लिया हुआ था। हवेली के अंदर भी लॉन में जगह जगह गार्ड्स दिखाई देते। डिजिटल सिक्योरिटी सिस्टम जिसे ब्रेक करना आसान हरगिज़ नहीं था। पूरी बाउंड्री वाल पर इलेक्ट्रिक वायर्स नस्ब थीं। रात के वक्त हवेली के चारों जानब बने लॉन में बड़े बड़े खूनखार कुत्ते घूमते दिखाई देते, क्योंकि वो सब जिस फील्ड में थे वहाँ इतने दुश्मन जन्म लेते थे। ख़वातीन को हरगिज़ बाहर जाना अलाउ ना था। बहुत ज़रूरी काम होता तो ही वो बाहर जा सकती थी, मगर गार्ड्स के अलावा घर के किसी मर्द का साथ होना भी ज़रूरी होता था। उष्ना को हरगिज़ भी बाहर लेकर जाने की इजाज़त ना थी। किसी को भी चाहे कुछ भी हो जाए, वो हवेली से बाहर नहीं जाएगी। ये मीर शाह का ख़ास ऑर्डर था सबके लिए। वो सारे दिन की ख्वारी के बाद अभी अपार्टमेंट में दाखिल हुआ था। कॉफ़ी मग हाथ में लिए सोफ़े पर बैठते मोबाइल ऑफ़ किया तो बेशुमार नोटिफिकेशन मौसूल हुए थे। हवेली से भी काफ़ी मैसेजेस आए हुए थे। उसने फ़ौरन ही फ़ोन किया। शहाना बेगम ने फ़ोन उठाया था। चच्ची, सब खैरियत है? उसका दिल बेख्तियार धड़का था। मेर हद है लापरवाही की, क्यों फ़ोन क्यों बंद है तुम्हारा? पागल हो गए हम तुम्हें फ़ोन कर करके, कहीं से तुम्हारी खबर ना मिली, किधर गायब हो? शहाना ने उसे अच्छी खासी झाड़ पिलाई थी। उष्ना तो ठीक है ना? उसने बाकी सारी बातें नज़रअंदाज करते हुए जल्दी से पूछा था। हाँ, अब तो ठीक है। दोपहर में उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी। क्या हुआ था? वो बेकरार हुआ। जाने क्या हुआ था बेटा, कमरे में बेहोश पड़ी थी। काफ़ी कोशिश की मगर होश ना आया। तुम्हें इतने फ़ोन किए, तुम्हारा नंबर ऑफ था। एक तो तुमने उसके बाहर जाने पर कर्फ्यू लगाया हुआ है, हम तो डर ही गए थे। फिर उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। व्हाट? जब मैंने मना किया था फिर क्यों लेकर गए थे उसे बाहर? मीर बरहम हुआ था। बेटा, अगर खुदा न खास्ता कुछ हो जाता तुम तो हमारी जान को आ जाते, इसीलिए लेकर जाना पड़ा। फिक्र ना करो, गार्ड्स भी साथ थे। मैं तुम्हारे साथ
चाचू के साथ थे। शाहाना ने उसे तसल्ली दी थी मगर उसकी परेशानी कम ना हुई थी। वापस कब आना है हवेली? जी बस एक ज़रूरी काम है, वो निपटा लूँ तो वापस आऊँगा। फ़िलहाल तो 2-4 दिन के लिए शहर से बाहर जाना पड़ेगा। चलो ठीक है, मैं रखती हूँ, अपना ख्याल रखना। दिल उसे देखने को बेकरार हुआ। जी में आया सब कुछ छोड़ छाड़ कर हवेली पहुंच जाए, मगर एक काम भी ज़रूरी था। यहाँ तक आकर पीछे नहीं हट सकता था। वो तकरीबन हर तरफ से शेर खान को घेरे हुए था। बस एक ठिकाने की लोकेशन कंफर्म होना बाकी थी, फिर वो पूरी तैयारी के साथ उस पर अटैक करना चाहता था कि उसे बचने का कोई मौका ना मिले। थपक थपक कर दिल को सुलाते उसने सर्कस जज्बों को लगाम डाली थी। बिजनेस टूर कैसा रहा तुम्हारा बरखुदार? जी अंकल, बहुत ज़बरदस्त रहा और फाइनली वो कॉन्ट्रैक्ट हमें मिला। साइम अब हसन शाह से अपनी मीटिंग के सिलसिले में बातें कर रहा था। अरे छोड़ो भी हसन ये बिज़नेस की बातें, अभी तो हम बहुत ख़ास और घरेलू बात करने आए हैं। कुरैशी साहिब ने उन्हें अपनी जानब मुतवज्जो किया था। हाँ भाई बोलो, क्या बात है, मैं सुन रहा हूँ। आज हम अपनी बेटी अपनी हुरिया को प्रॉपर तौर पर साइम के लिए मांगने आए हैं। अगरचे हुरिया और साइम की बात बहुत पहले से पक्की है, मगर आज हम साइम की ख्वाहिश पर बाकायदा अंगूठी पहनाने के लिए हाजिर हुए हैं। एक पल के लिए तो हसन शाह गड़बड़ा गए थे, मगर फिर जल्दी ही खुद को संभाल लिया। कैसा लगा मेरा सरप्राइज़? साइम ने हुरिया की तरफ झुककर सरगोशी की थी। वो तो बिल्कुल गुमसुम हो गई थी सिचुएशन पर। हाँ, वो गायब दिमागी से साइम को देख रही थी। क्या? हाँ बताओ ना, कैसा फील हो रहा है? मैं तो बहुत खुश हूँ यार, बता नहीं सकता। वो अपनी ही धुन में बोले चला गया था। हुरिया वैसे भी आप लोगों की अमानत है। हसन शाह तसबस का शिकार हुए थे। क्या बात है, कोई परेशानी है क्या? कुरैशी साहिब उनके तासुरात को देखकर परेशान हुए थे। नहीं, परेशानी भला क्या होनी, जैसा आप सबको मुनासिब लगे, वो कुछ सोचते हुए बोले थे। हुरिया ने हैरानी से बाप को देखा। क्या कर रहे हैं बाबा? उसकी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उन्होंने हुरिया को रिलैक्स रहने का इशारा किया था। मिसेस कुरैशी ने अंगूठी निकाल कर साइम को थमाई। भाई साहब इजाज़त है ना? जी जी, बिस्मिल्लाह करें। उन्होंने हुरिया की शौक की और खफा चेहरे से नसें चुराई थी। साइम ने उसको अंगूठी पहनाई। हुरिया के ज़मीर ने उसे ज़बरदस्त मलामत की कि चाहे ज़बरदस्ती ही सही, बहरहाल वो किसी के निकाह में थी। फिर खाने का दौर चला। वो लोग काफ़ी लेट हो गए थे। वापस जाते जाते हुरिया हसन शाह से बिना कोई बात किए कमरे में बंद हो चुकी थी। उन्होंने भी उसे छेड़ना नामुनासिब समझा। अभी वो सर थामे बैठी थी। ये सब क्या हो रहा था उसके साथ? क्या मेरी ज़िंदगी में कोई काम ज़रा आराम से नहीं हो सकता? पहले आनन फानन निकाह और अब अचानक मंगनी। अगर उसको पता चल गया साइम के बारे में, मंगनी के बारे में, क्या करेगा वो? क्योंकि एक ना एक दिन तो उसको पता चल ही जाएगा, और फिर शायद साइम को भी पता चल जाए। हुरिया ज़हनी तौर पर बहुत डिस्टर्ब हो चुकी थी। सोचों के भंवर में वो इस बुरी तरह फंसी कि अंगूठी उतारना भी याद ना रहा था। इन्हीं सोचों में जाने कब नींद में डूब गई थी। गहरी नींद में थी जब उसे किसी ने खींचकर अपनी गिरफ्त में लिया था। उसने आंखें खोलकर देखना चाहा, मगर नींद की वजह से देख ना पाई थी। मंगनी बहुत बहुत मुबारक हो मिसेस हारून शाह। वो दोबारा नींद में डूबने ही वाली थी जब उसकी सरगोशी नमा फनकार हुरिया के कानों से टकराई थी। साथ ही उसे अपने कंधे पर किसी के दांतों से काटने का एहसास हुआ था। उसका सांस सीने में अटका था। हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी वैसे। क्या बुलंद हौसले हैं सरकार के। निकाह कहीं और, मंगनियाँ कहीं और। वाह वाह। अभी सोने से पहले ही वो सोच रही थी कि एक ना एक दिन उसे पता चल जाएगा, मगर इतनी जल्दी पता चल जाएगा ये तो उसके वहमो गुमान में भी नहीं था। छोड़ो मुझे, जंगली इंसान। वो हवास बहाल होते ही उसकी गिरफ्त से निकलने के लिए तड़पी थी। ऐसे कैसे छोड़ दूँ मिसेस? पहले तो मामला तुम्हारे बाप का था, अब तो तुम भी मकरूज़ हो। मेरी सज़ा तो मिलेगी। जानते बूझते गलती करने वालों को मैं माफ़ नहीं किया करता। दफ़ा हो जाओ तुम यहाँ से, खबरदार जो मेरे बाबा के बारे में कुछ भी कहा। घटिया इंसान। तुम्हें शर्म नहीं आती हूँ किसी के घर में, किसी के कमरे में घुसते हुए? अपनी ही बीवी के कमरे में आने पर कैसे शर्म भला? नहीं हूँ मैं तुम्हारी बीवी, ना मैं मानती हूँ इस ज़बरदस्ती के निकाह को। हाँ वो तो मुझे पता चल गया है कि तुम और तुम्हारा बाप बहुत हल्के में ले रहे हो मुझे। चलो ना मानो, मैं भी आज मनवा के ही जाऊँगा, ताकि तुम और तुम्हारा बाप दोबारा ऐसा कुछ भी करने से पहले 1000 बार सोचो। दूर हटो मुझसे, मैंने कहा ना, छोड़ो मुझे। वो शदीद तैश में आ गई थी। पहले भी छोड़ दिया था निकाह करके, मगर देखो क्या हुआ। निकाह में होते हुए किसी गैर की अंगूठी पहने हुए हो। उसने बेदर्दी से अंगूठी हुरिया की उंगली से खींची थी। अब वैसे नहीं छोड़ूंगा। कागजी निकाह की तो शायद कोई अहमियत ही नहीं तुम्हारे और तुम्हारे बाप की नज़र में, इसलिए अब अमलन रिश्ता बनाऊंगा, मनकूहा से बीवी बनाऊंगा। तुम्हारे इस पूरे वजूद पर ज़ारून शाह की मेहर सबत करूंगा। हुरिया फटी फटी निगाहों से उसे यकटक देखे जा रही थी। उसे बुरी तरह से खौफ आया था इस शख्स से। नहीं प्लीज़, तो तुम मेरी बात सुनो प्लीज़। मैं सब बताती हूँ तुम्हें। कुछ नहीं करना, प्लीज़ दूर रहो। हुरिया बेरपत सा बोले चली गई थी। इस पागल शख्स का कोई भरोसा नहीं कि वो कर भी सकता था। अगर वो निकाह कर सकता है, उसके कमरे में उसके बिस्तर तक आ सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। सॉरी।
वो फूट फूट कर रो दी थी अपनी बेबसी पर। अपना कसूर उसे मालूम नहीं हो रहा था। बाप और इस शख्स में पिस रही थी वो बिला वजह। किससे सॉरी? हाँ बोलो। तुम्हारे बाप से तो खैर मैं हर चीज़ की तवक्को कर सकता हूँ, मगर तुम जैसी बाशऊर लड़की से ऐसी उम्मीद हरगिज़ ना थी। आज मंगनी कर ली, कल को निकाह पे निकाह भी कर लेना। वो धाड़ा। किसी तरह उसका दिमाग ठंडा नहीं हो रहा था। मैंने बोला ना, मुझसे गलती हो गई, बाबा की वजह से मजबूर हो गई मैं उस टाइम। मगर मैं बाबा से पूछने वाली थी सुबह सब के बारे में। वो उसकी बातों के ज़रिए सर उसको सफाइयाँ दे रही थी, वरना तो शायद वो कभी उससे इतने आराम से बात ना करती। खैर पूछेंगे तो अब सुबह काफ़ी सारे लोग तुम्हारे बाप से। क्या मतलब तुम्हारा? उसका दिल सूखे पत्ते की मानद लरस रहा था। सारे मतलब पता चल जाएंगे। और हाँ, तुम्हारे इश्क में मरा नहीं जा रहा मैं कि ये सब करता फिरूं। इसलिए आया था कि ज़रून शाह के निकाह में हो तुम। ये आखिरी चांस दे रहा हूँ। आइंदा मुझे ज़िंदगी में कभी किसी मर्द के साथ तुम्हारे किसी राब्ते या ताल्लुक़ का पता चला, या मैंने तुम्हें किसी के साथ देखा, तो पहले उसे मारूंगा तुम्हारे सामने, फिर तुम्हें गाड़ूंगा ज़मीन में। याद रखना ये बात। उससे उंगली उठाकर वार्निंग दी और खिड़की फैलांग गया था। अहान 3 दिन बाद हवेली आया था। वो अंदर जाने की बजाय लॉन की पिछली जानब बढ़ा के इरादा अपने कमरे में जाकर आराम करने का था। आजकल काम का काफ़ी बर्डन था। आज भी पटवारियों से मीटिंग थी, मगर आज वो मामूल से पहले फ्री हो गया था, सो हवेली चला आया। वो अपने कमरे की तरफ बढ़ रहा था कि किसी की मध्यम सी सिसकियों ने कदम वहीं पर जकड़ लिए थे। वो जानता था कि कौन हो सकता है। अहान ने हमेशा की तरह बेबस पाया था खुद को। वो जो अपने डिपार्टमेंट का सबसे काबिल और बहादुर ऑफिसर था, वो इस मोड पर आकर हमेशा हार जाता था। काजिम शाह ने उसे बहुत मोहब्बत से पाला, पढ़ाया, लिखाया, ज़िंदगी में हर कदम पर अपने पोतों के बराबर रखा, सर उठाकर जीने के काबिल बनाया। मगर वो उनकी नवासी के मामले में खुद को बहुत पस्ती में गिरा पाता था। वो जो आज एक कामयाब ब्यूरोक्रेट था, अपने डिपार्टमेंट का सबसे एफिशिएंट ऑफिसर था, मगर महिमा के मामले में उसके अंदर ज़ीरो कॉन्फिडेंस था। अपनी तमाम हिम्मत मजतमा करके उसने कदम आगे बढ़ाए। वो तकरीबन अंधेरे में बने संगी बेंच पर पाँव ऊपर किए, घुटनों पर सर रखे, बिना आवाज़ सोने का शुगल फरमा रही थी। क्या हुआ आपको? आहान को अपनी ही आवाज़ अनजान लगी, जबकि दूसरी जानब महिमा का दिल धक से रह गया था आहान की आवाज़ पर। उसने सोचा भी नहीं था कि कोई उस टाइम इधर भी आ सकता है। नाचार उसने चेहरा उठाया, अपनी चादर दुरुस्त की, मगर उसने इस सारे वाक़े में नजरें ऊपर नहीं उठाई थी। वो उंगलियां मरोड़ते हुए बहाना सोच रही थी, जबकि उसका आंसुओं से तर चेहरा देखकर आहान का दिल कट के रह गया था। जमान ने कुछ कहा है क्या, या कोई और बात है? इस तरह ठंड में क्यों बैठी हैं? महिमा गिड़बड़ाई थी, क्योंकि वो जब से वापस आया था महिमा से कभी मुखातिब ना हुआ था, बल्कि वो सवाए बीजान के हवेली की किसी भी औरत से हम कलाम नहीं होता था। सुबह वो नाश्ता किए बगैर निकल जाता, रात को अक्सर शहर रुक जाता, या अगर हवेली आता तो बहुत लेट आता और पिछले दरवाजे से सीधा अपने कमरे में चला जाता। हालांकि वो बचपन से इसी घर में था, वो सब साथ खेला करते थे, मगर फिर जैसे जैसे शऊर की मंजिलें तय की तो वो सब एक हद तक रिजर्व हो गए थे। उसने आज पहली बार जुमान के मुतल्लिक यूँ इस्तफसार किया था, जिसका मतलब था कि वो जानता है। महिमा को एकदम शर्मिंदगी ने आन घेरा। वो क्या सोचता होगा, या अल्लाह, और किस किस के सामने शर्मिंदा होना बाकी है अभी। मैं इतना सबसे छुपाने की कोशिश करती हूँ, फिर भी जाने कैसे मालूम हो जाता है। वो सर झुकाए सोचों में गुम थी। जुल्म को छुपाने की नहीं, बल्कि ख़त्म करने की कोशिश करें। आहान की भोजल गमगीर आवाज़ पर महिमा ने झटके से सर उठाकर उसे देखा। वो कैसे जान गया था उसकी सोचों को? उसी पल गैर इरादी तौर पर आहान ने अपनी जलती सुलगती नाफरमान आंखें महिमा के चेहरे पर जमाई। एक पल को दोनों की नजरें मिली थी। आहान को लगा वो सांस नहीं ले पाएगा। महिमा बिना एक लफ्ज़ मुंह से निकाले वहाँ से नंगे पांव भागी थी। उसे लगा अगर एक पल भी वो वहाँ और रुकी तो आहान की आंखों के सहर में जकड़ी जाएगी। अगर मजीद आसान आहान ने कुछ पूछ लिया तो वो बिखर जाएगी। वो कम अज़ कम इस बंदे के सामने अपना भरम टूटने नहीं देना चाहती थी। आहान की नज़रों ने उसके ओझल होने तक पीछा किया। दिल के अंदर कहीं तूफान उठा था और एक आंसू पलकों की बाढ़ तोड़कर गालों पर फिसल आया था। आज उसने उसकी आंखों में जो कर्ब देखा, उसके बाद उसमें कुछ और देखने की ताब नहीं रही थी। वो हारे हुए शिकस्ता जवारी की तरह चुपचाप वहीं ज़मीन पर बैठता चला गया। लरसते हाथों से उसने महिमा की चप्पल उठाकर किसी तबर्क की तरह सीने से लगाई थी। सर्द रात अपनी तमाम तर उदासी के साथ रुखसत हो रही थी। ज़ीस्त की राह पे गुज़रे हुए चंद लम्हों में हमने चाहा था तेरे साथ चलें, तेरे होंठों पर हंसी, आँखों में जुगनू बनकर, दिल की धड़कन में समा कर तुझे जीता। तेरे ख्वाबों को सजा लें हम अपनी आँखों में, तेरे चेहरे की उदासी को खुशी में बदलें, और कुछ रंग भी भर दें तेरे रोज़ो शब में, फिर तुझे रंगे बहारों को चुराते देखें। ज़ीस्त की राह पर गुज़रे हुए चंद लम्हों में हमने चाहा था। मद्दम भीगी सी आवाज़ में वो उसके जूते को अपना हाले दिल सुला रहा था। दर्द हद से सवा था आज। दिल के ज़ख्म फिर से रसने लगे थे।
उष्णा ने उनके कहे के मुताबिक मोबाइल वॉशरूम में छुपा दिया, क्योंकि शेर खान के मुताबिक हो सकता था कि वाकई रूम में कहीं कैमरे नस्ब हों। नींद आंखों से कोसों दूर थी। वो जो गुज़रे 3 महीनों में संभल गई थी, आज हॉस्पिटल में हुए वाक़ये ने उसे अच्छे से बावर करवा दिया था कि वो उनकी गिरफ्त से बच नहीं सकती। हुआ कुछ यूँ कि उसे कमरे में बेहोश पड़े देखकर सब परेशान हो गए थे। हवेली में इस वक्त कासिम शाह और दराब शाह के अलावा कोई मर्द मौजूद ना था। उन्होंने मीर से कॉन्टैक्ट करने की बहुत कोशिश की, मगर उसका नंबर मुसलसल बन जा रहा था। मजबूरन उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ा था। उष्णा ने होश आने पर खुद को हॉस्पिटल के कमरे में पाया। गायब दिमागी से वो छत को घूर रही थी जब एक नर्स कमरे से मुल्हिका दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई थी। उस नर्स ने बिना कोई बात किए एक पुराने से कीपैड मोबाइल पर कुछ बटन्स प्रेस करके मोबाइल उष्णा के कान से लगाया था। उष्णा का दिल बेख्तियार धड़का, मगर कुछ बोलने की हिम्मत ना हुई थी। बेल जा रही थी और फिर जो आवाज़ उसकी समातों से टकराई, वो कैसे भूल सकती थी इस मनहूस आवाज़ को। दाद देनी पड़ेगी भाई, हिम्मत की चिड़िया के पर निकल आए हैं। तुम भूल गई हो शायद, मर के भी मुझसे बच नहीं सकोगी। ये पर मैं अब बहुत अच्छे से काटूंगा। तुम्हें बहुत ढील दे दी है मैंने। खैर बाकी बातें बाद में, अभी मोबाइल छुपा कर घर ले जाओ, फिर रात में लंबी बातें करेंगे अपनी रानी से। और हाँ, कोई चालाकी की तो अंजाम उनको भुगतना पड़ेगा जिनकी ओट में छुपी बैठी हो। उसके साथ ही लाइन कट गई थी। वो साकत रह गई थी। नर्स जिस तरह चुपके से आई थी वैसे ही चली गई, क्योंकि उसका काम यहीं तक था। मगर वो नर्स की यूनिफॉर्म में दर हकीकत शेर खान की साथी थी। उष्णा ने डरते डरते मोबाइल चादर में छुपाया था। जब से वो हॉस्पिटल से वापस आई थी, कमरे में बंद थी। नसें यकटक सामने लगे वॉल क्लॉक पर थीं। जैसे जैसे सुइयाँ आगे बढ़ रही थी, उसकी सांसें धीमी होती जा रही थीं। 10 बज रहे थे, मतलब उसका फ़ोन आने का वक्त हो गया था। उष्णा ने एहतियातन कमरे का लॉक चेक किया और फिर मुर्दा कदम लिए वॉशरूम की जानब बढ़ गई थी। तुम मुझसे बच नहीं सकती और ना कोई तुम्हें मुझसे बचा सकता। ये बात अच्छे से अपने जहन में बिठा लो। तुम्हारा वो नाम नेहाद आशिक प्लस रखवाला मेरे खिलाफ सबूत इकट्ठे करता फिर रहा है आजकल, मगर जानता नहीं है वो मुझे अभी सही से। लेकिन तुम तो जानती हो ना मेरी रानी, और अगर तुम नहीं चाहती कि कल वो मेरे हाथों मरे तो चुपचाप जैसा मैं कहूँ वैसा करती जाओ। तुम उसके घर वालों को बताओ कि वो तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती कर रहा है और उसने तुम्हें बहुत डराया हुआ है, किसी को कुछ भी बताने से मना किया हुआ है। वो प्लान बता रहा था। मेरी खाला, उष्णा के हल्क से फंसी फंसी हुई आवाज़ निकली थी। हाँ, कल एक औरत बिमा अपने शौहर आएगी जो तुम्हारी खाला होगी, जिसने कल तुम्हें हॉस्पिटल में देखा होगा। वो जाने क्या क्या बोल रहा था। वो गैर होती हालत के साथ सुने गई थी, मगर उसके घर वाले उसे बता देंगे। उष्णा ने कमज़ोर सा जवाब पेश किया। उसकी फ़िक्र ना करो, तुम्हारा आशिक नामदार तो अभी कुछ दिन नहीं आने वाला। शहर से बाहर है। जब वो फील्ड में किसी ख़ास मिशन पर होता है तो अपने डिपार्टमेंट के अलावा उसका आर्जी तौर पर सबसे राब्ता मुंतकिल होता है। इसलिए मैंने उसे अच्छे से उलझाया हुआ है। वो जब तक शहर शहर नगर नगर खाक छान के सबूत इकट्ठा करता है, मैं और तुम अपनी सुहागरात एंजॉय करते हैं। जानती हो ना अपना काम अच्छे से। अब वक्त आ गया है कि जो इतने सालों में सीखा है वो करके दिखाओ, ताकि पता चले कितना सीख पाई है और कितना अभी बाकी है। वो अपने दिमाग की गलाजत उगल थे उष्णा की समातों को छलनी कर रहा था। वहाँ से निकलने के बाद सीधा वो लोग तुम्हें मेरे पास लाएंगे, क्योंकि सामने वाला बहुत शातिर खिलाड़ी है। मैं इतनी सिक्योरिटी को अगर ब्रेक कर भी लूँ तो भी तुम्हें वहाँ से निकालने तक उसे खबर हो जाएगी। वो लुटी पुटी से आकर बेड पर गिरी थी। जब भी कानों में मीर शाह की धीमी धीमी सरगोशियाँ सुनाई देने लगी, वो फूट फूट कर रोई। वो ऐसे बंदे को कैसे किसी मुसीबत में डाल सकती थी, जिसने चाहे थोड़े वक्त के लिए ही सही उसे तहफ़्फ़ुज़ दिया, अपने घर में रखा। उसके हवाले से सबने उसे कितना प्यार दिया। वो इन सब को उनकी अच्छाई की इतनी बड़ी सज़ा कैसे दे सकती थी। वो थी ही बदनसीब जिसे आज तक ये सब मिला ही नहीं, तो फिर आगे कैसे वो अपने लिए कोई उम्मीद रखती। वो जानती थी वो दरिंदा कुछ भी कर सकता है। अगर उसने वाकई मीर शाह को कोई नुकसान पहुँचा दिया, अगर उसे कुछ हो गया, तो मैं कैसे सामना करूँगी सबका। मैं कैसे खुद को बचाने के लिए इतने लोगों को तकलीफ़ पहुँचा सकती हूँ। अगर उस वहशी ने वाकई उसे कुछ कर दिया तो क्या ये लोग मुझे यहाँ रखेंगे? किस हैसियत से रहूँगी यहाँ? एक इंसान जिसने तुम्हें बचाने के लिए इतने ख़तरनाक बंदे से टक्कर ले ली, तुम उसी इंसान को मरते हुए देख लोगी, जबकि तुम जानती हो कि वो सब हवेली वालों को कितना प्यारा है। क्या हैसियत है उसकी अपनी फैमिली में। हाँ, मुझे चला जाना चाहिए। मैं इतना नुकसान नहीं कर सकती इन सब का, क्योंकि वो जलील आदमी उसे हासिल करके रहेगा, चाहे उसे जिसको भी रास्ते से हटाना पड़े। वैसे भी अच्छा है, मेरे यहाँ से चले जाने के बाद वो फरवा की तरफ लौट जाएंगे। तो बस हो गया फैसला। वो बाजू घुटनों के गिरते पेटे कब से एक ही पोजीशन में बैठी सोचों के गिरदाब में फंसी हुई थी। दूसरी तरफ मीर शाह, जो उससे इतनी दूर होकर भी उस पर नज़र रखे हुए था, जगह जगह लगे कैमरों की मदद से उसे मॉनिटर कर रहा था। उसे यूँ रोता देखकर वो जो खुद पर पूरा कंट्रोल रखता था, अपने दिल को लाख समझाने के बावजूद भी हवेली आ पहुंचा था। उसने जब दरवाज़ा खोला तो वो सामने ही उजड़ी हुई हालत बनाए, सर्दी की शिद्दत के बावजूद बिना लिहाफ लिए बैकग्राउंड से टेक लगाए जोबन बनी बैठी। जाने कहाँ खोई हुई थी कि उसकी मौजूदगी को नोट ही नहीं कर सकी थी। मीर शाह ने जल्दी से रूम हीटर ऑन किया और उसके बिल्कुल सामने जाकर बैठा था। उशन,
वो जब भी उसे ऐसे बुलाता था जाने कि उसके दिल की धड़कनें तेज़ हो जाती। उसने खामोशी से उसकी जानब नज़र उठाई थी, मगर फ़ौरन नज़रें झुका गई थी। मीर शाह की आंखों से छलकते जज्बात उसे हमेशा ही नज़रें झुकाने पर मजबूर कर देते थे। आपके दिल से तो आपकी आंखें अच्छी हैं, जिनमें एक पल के लिए ही सही मेरा अक्स तो उभरता है। मीर ने धीमे सुरों में सरगोशी की, मगर जवाब नदारत। तबीयत कैसी है अब? उसने बात बढ़ाई थी। ठीक है, मुख्तसर सा जवाब। कोई परेशानी या कोई बात तंग कर रही है? किसी ने कुछ कहा है आपको? तबीयत क्यों ख़राब हो गई? मीर शाह उसकी वीरान सी आंखों को देखकर मुस्तरिब सा सवाल करता गया। उसके इस कदर नरम और मुतफक्किर से लहजे पर उष्णा की आंखों के गोशे फिर से नम हुए थे, जो कि मीर शाह की निगाह से मख्फी न रह पाई थी। नहीं, कुछ नहीं कहा किसी ने। वो आंसू पीते आहिस्ता से बोली थी। कुछ खाया और मेडिसिन ली थी? नया सवाल आया था। जी, एक लफ्ज़ी जवाब आया। इतनी ठंड हो रही है, इस तरह क्यों बैठी थी और अभी तक क्यों जाग रही हैं? ज़्यादा रेस्ट किया करें, जहन पर बिल्कुल बोझ नहीं डालना है, ओके? अपनी ही धुन में सवाल करता, हदायत देता। डार्क चॉकलेट कलर की पैंट, ऑफ वाइट शर्ट के ऊपर स्टाइलिश सी ब्लैक जैकेट पहने वो बेहद वजीहा सा शख्स उष्णा के दिल में हलचल मचा गया था। बेशक वो मुसव्विर अल्लाह की खूबसूरत तख्लीक था। उष्णा ने दिल में इतराफ़ किया था। एक बहुत ज़रूरी काम से जा रहा हूँ, दुआ करना, बहुत जल्द लौट कर आऊँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, परेशान नहीं होना। और हाँ, अब बहुत इंतज़ार करवा लिया है आपने, मेरे लिए अब मज़ीद इंतज़ार मुमकिन नहीं रहा, इसलिए मेरे आने तक ख़ुद को तैयार करें ज़हनी तौर पर मेरी होने के लिए। उसका गाल थपथपाकर उठा था। चलो सो जाओ अब, शब बखैर। वो खामोशी से लेट गई थी। मीर ने उसे कंबल उड़ाकर, नाइट बल्ब जलाकर, बाकी लाइट्स ऑफ करते एक नज़र उस पर डाली और कमरे से निकल गया था। उसके जाते वो जो कब से आंसू पीछे धकेल रही थी, फूट फूट कर रो दी थी। उसे रोकना चाहती थी कि वो ना जाए, जाने वो वहशी दरिंदा उसके साथ क्या कर दे। इन्हें क्यों डर नहीं लगता? कितनी आसानी से कहकर चल दिए। क्यों परवाह नहीं उन्हें अपनी जान की? मेरे लिए क्यों ख़ुद को मुसीबत में डाल रहे हैं? उसका दिल कुरलाया था। अम्मी प्लीज़ जाने दें, बस थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगी। अब वो रूसा बेगम की मिन्नत समाजत में जुटी हुई थी। इरहा बस बहुत हुआ, अच्छा नहीं लगता यूँ हर दूसरे दिन मुंह उठाकर दोस्त के घर जाना, और वैसे भी तुम्हारे पेपर्स के बाद शादी है तुम्हारी मुराद के साथ। बहुत पढ़ लिया, अब ज़रा घरदारी सीखो। साथ साथ रूसा बेगम ने उसे प्यार से समझाया था। अम्मी मैं नहीं करूँगी उनसे शादी, मैं आपकी इकलौती बेटी हूँ, आप ऐसे कैसे कर सकती हैं मेरे साथ? वो हर वक्त गुस्से में रहता है, हर बात में उसे मसला होता है। अम्मी मेरे और उसके मिजाज में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हमेशा की तरह वो मुरादनामे से चिढ़ गई थी। इरहा बकवास बंद करो अपनी। तुम जो मैंने कहना था कह दिया, और ख़बरदार मैं तुम्हारे मुंह से दोबारा इस तरह की कोई फजूल बात ना सुनूं। क्या कमी है उसमें? घर का देखा वाला लड़का है, अच्छी पोस्ट पर है, बाप का सारा बिजनेस भी उसका है। गांव में बाकी सब की तरह ज़मीनें भी हैं, माशाल्लाह से खूबसूरत है, खूबसीरत है। मेरी तो रग रग में सुकून उतर जाता है उसे देखकर। और सबसे बड़ी बात, तुम शादी के बाद भी इसी घर में रहोगी, मेरी नज़रों के सामने, और तुम्हारे नखरे ही ख़त्म नहीं होते। इसी घर से तो वो निकलना चाहती थी, दम घुटता था उसका, मगर वो ये कह नहीं सकती थी। ओके, जैसे आप कहेंगी वैसे ही होगा, अब तो जाने दें, जल्दी वापस आ जाऊंगी मैं। इरहा ने जल्दी से पेंतरा बदला था, क्योंकि वो आज ज़ुबैर से इस सिलसिले में फ़ाइनल बात करना चाहती थी कि वो जल्दी से अपने पेरेंट्स को पाकिस्तान बुलवा ले और रिश्ता लेकर आए। ओके, मगर 2 घंटे, रूसा बेगम ने उंगली उठाकर उसे वॉर्न किया था। ओके मेरी प्यारी अम्मी। वो लाड से उनके गाल चूमती अपने कमरे की तरफ भागी तैयार होने के लिए। वो सोकर उठी, सर बहुत भारी था, नींद भी पूरी नहीं हुई थी। ज़रून के जाने के बाद वो जाने कब तक यूँ ही सोचती रही थी। कितनी उलझ गई थी उसकी ज़िंदगी इस बदतमीज़ इंसान की वजह से। कसलमंदी से उठकर फ्रेश हुई जब साइम धार से दरवाज़ा खोले उसके कमरे में आया था। ये क्या बेहूदगी है साइम? उसे सही से ताव आया उसकी हरकत पर। बेहूदगी मैं कर रहा हूँ तो तुम क्या कर रही हो? वो भी जवाबन चिल्लाया था। साइम, वो तो दंगी रह गई थी उसके तेवर देखकर। मंगनियाँ मेरे साथ, प्यार मोहब्बत मेरे साथ, और रंगते रंगीन कर रही हो किसी और के साथ? वाह वाह, उसने ताली बजाई थी। क्या बकवास है ये? दिमाग ख़राब हो गया तुम्हारा? जब से आए हो बकवास किए जा रहे हो। दफ़ा हो जाओ मेरे कमरे से, मेरे घर से। हुरिया को धचका लगा था साइम के रवैये से, उसके अल्फाज से। बकवास और ये क्या है, बताना पसंद करोगी? साइम ने अपना मोबाइल उसके सामने किया था। पैरों तले से ज़मीन खिसकना किसे कहते हैं, हुरिया को आज पता चला था। वो आंखें फाड़े मोबाइल से स्क्रीन को घूर रही थी, जहां उसकी और ज़ारून की कल रात की पिक चमक रही थी। यकीनन ये पिक उसने हुरिया की नींद का फ़ायदा उठा कर ली होगी। हुरिया आंखें मूंदे करवट लिए लेटी हुई थी, जबकि वो उसके कंबल में घुसा उसके साथ चिपका हुआ था। एक हाथ हुरिया की गर्दन के नीचे से गुजार कर उसने हुरिया को मज़ीद अपने साथ लगाया हुआ था, जबकि होंठ हुरिया की नाक पर जमे थे। हुरिया के कानों में ज़ारून शाह का मजबूत लहजा गूंजा। पूछेंगे तो खैर सब बहुत से लोग तुमसे और तुम्हारे बाप से। रात के अंधेरे में तुम्हारे कमरे में तुम्हारे साथ, तुम्हारे बिस्तर में कोई लड़का तुम्हें अपनी बाहों में समेत चूम रहा है।
ये तो शायद पिक लेने की वजह से होंठ नाक पर थे, बाकी मुझे क्या पता और क्या क्या हुआ होगा यहाँ। और तुम्हारे ख्याल में बकवास मैं कर रहा हूँ? बेहुदा भी मैं हूँ। तुम क्या हो बताओ, ये कौन लगता है तुम्हारा? साइम के सर पर खून सवार था रात से। एक लड़की के साथ रात की तन्हाई में उसके बिस्तर में इतना करीब कौन हो सकता है? मेरे ख्याल में तो उसका शौहर ही हो सकता है, और मैं शौहर ही हूँ उसका। तुम्हें कोई मसला है क्या? मैं अपनी बीवी के जितने भी करीब हूँ। दरवाजे पर अपनी तमाम तर वजाहत लिए खड़े ज़रून शाह ने साइम के कानों में जैसे शोर फोंका था। अलबत्ता हुरिया ने उसकी तरफ देखना भी गवारा ना किया। वो इस इंसान से किसी भी बात की तवक्को कर सकती थी। चलो निकलो, मुंह क्या देख रहे हो? मेरे ख्याल में इतने मैनर्स तो होंगे तुम्हारे अंदर कि मियाँ बीवी में यूँ खड़े रहना कितना अजीब सा लगता है ना। साइम धुआं धुआं चेहरा लिए वहाँ से निकला। और हाँ, दोबारा मेरी बीवी के आसपास भी नज़र मत आना। ये लो अपनी अंगूठी और 9 2 11 हो जाओ। ज़ारून ने पॉकेट से अंगूठी निकाल कर उसकी तरफ उछाली थी। हुरिया सर तासुरात लिए वहीं जमी खड़ी थी जब वो चलता हुआ उसके सामने आ खड़ा हुआ। तुम्हारे जुर्म की लिस्ट लंबी होती जा रही है मिसिस। इतना बोझ डालो अपने नातवा कंधों पर जितना उठा सको। ज़ारून ने थोड़ी से पकड़कर उसका चेहरा ऊपर किया था। यूनिफॉर्म ने उसकी पर्सनैलिटी को मज़ीद शानदार बना दिया था। हुरिया ने एक नज़र डालकर नफरत से नज़र फेर ली। खैर अभी तो लेट हो रहा हूँ, चलता हूँ। और कोशिश करना दोबारा आमना सामना ना ही हो, कहीं तुम मेरे हाथों अपना कोई नुकसान ना करवा बैठो। तुम जितना मेरी शख्सियत को, मेरे किरदार को मस कर चुके हो वो भी नाकाबिले तलाफ़ी है। हुरिया गुस्से से फनकारी थी। मैं चाहकर भी तुम्हारे किरदार और शख्सियत को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, वरना निकाह जैसे झंझट में कभी ना पड़ता। वैसे ही उठवा कर कहीं 2 4 दिन के लिए गायब कर देता तो फिर पता चलता कि किरदार कैसे मस्क होते हैं। ये मेरी शराफत है कि निकाह के बाद भी बिना कोई गुस्ताखी किए आपको भेज दिया। और रह गई बात तस्वीर की, तो मैंने निकाह से पहले तस्वीर बनाकर तो नहीं सेंड की। हाँ, अगर गलती है तो वो तुम्हारी और तुम्हारे बाप की है, जिन्होंने जानबूझकर ये सब किया। और तुम्हारा बाप तो ना जाने अपने दोस्त और उसके बेटे को कब तक धोखे में रखता। मैंने तो उन पर भी एहसान किया उन्हें सारी हकीकत का बताकर। बाकी अपना नाम देकर तुम्हारी शख्सियत को मज़ीद उजागर कर दिया मैंने, समझी? खिलाफ़े तवक्को वो तफसीलन जवाब देता कमरे से बाहर निकला कि सामने से आते हसन शाह से टाकरा हो गया था। एक तुम्हारा ये चेहरा है जो मैं क़यामत तक देखना नहीं चाहता, और एक तुम हो कि जल्दी जल्दी मेरे रास्ते में आने लग गए हो। ज़रून शाह के माथे पर बल पड़े थे हसन शाह को देखते ही, और उससे अपनी नागवारी ज़ाहिर करने में बिल्कुल भी बुखल से काम नहीं लिया था। तुमने कुरैशी साहब की फ़ैमिली को दरमियान में लाकर अच्छा नहीं किया ज़रून शाह। हसन शाह ने गुस्से से मुट्ठियाँ दबाई थीं। दरमियान में तो उन्हें तुम लाए हो, मैंने तो उन्हें साइड पर किया है। शुक्र करो मैंने सिर्फ इतना ही बताया, वरना बताने को तो और भी बहुत कुछ था मेरे पास। ज़रून शाह ने उसकी दुखती रग पर हाथ रखा था। मेरी बेटी का पीछा छोड़ दो वरना बहुत पछताओगे। नहीं छोड़ता, अब बताओ क्या करोगे? उसने दूबेदू जवाब दिया था। तो ठीक है, हम कोर्ट से रजू कर लेंगे खुला के लिए। अब के धमकी दी गई थी, जिस पर ज़रून शाह ने कहका लगाया जैसे बहुत ही कोई फ़नी बात हो। कर लें रजू, मैं भी देखता हूँ कि दुनिया की कौन सी अदालत मुझे आपकी बेटी से अलग करती है। मैं नहीं डरता अदालतों से। वो आराम से अपनी बात मुकम्मल करते हुए बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ा था। पीछे हसन शाह मुस्तरिब सा खड़ा रह गया। ज़मान अपनी रविश को बदलो, वरना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। मैंने तुम्हें लाड प्यार इसलिए नहीं दिया कि तुम बस इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाओ। कितने दिनों बाद वो आज हवेली आया था कि आते ही रूसा बेगम के हत्थे चढ़ गया था। क्या हुआ है? मैंने क्या कर दिया? वो लापरवाही से बोला था। रूसा बेगम को तब चढ़ी थी उसकी डिटाई देखकर। ज़मान तुम्हारी सब आवारागर्दियाँ अपनी जगह, मगर महिमा के साथ अपना रवैया दुरुस्त रखो। तुम जानते हो ना अपने दादा को, बल्कि सब उसके हमायती हैं यहाँ पर। अगर कोई ऊंच नीच हो गई तो सारी बात मुझ पर आ जाएगी। उनका समझाना भी ससुराल में अपनी साख बजाने को था बस। उस सराफा ने कुछ कहा है किसी से क्या? ज़मान ने एकदम चौंक कर सवाल किया था माँ से। शर्म तो नहीं आती है? किस तरह के लफ्ज़ बोल रहे हो माँ के सामने? उसने कुछ नहीं कहा किसी को, मगर उसकी हालत चीख चीख कर सबको सब बता देती है। करता हूँ उसका इलाज भी। आप जाएं और उसे भेजें ज़रा चाय देकर। महिमा, सारा दिन इधर ही डेरा जमाई बैठी रहती हो। तुम भाभी की तिमादारी हो गई हो तो मेरे बेटे पर भी ध्यान दे लो। शौहर का कुछ ख्याल है कि नहीं? चाय लेकर जाओ ज़मान के लिए कमरे में। रूसा बेगम नखुवत से कहती ये जा बूझा हो गई थी। महिमा खामखा उशना के सामने शर्मिंदा हुई थी। बेदिली से चाय बनाकर अपने कमरे का रुख किया। कदम मन मन के हो रहे थे, जाने उसका मूड कैसा हो। सबको मसला था कि वो हवेली से बाहर रहता था, मगर महिमा के लिए तो जैसे जश्न होता था जब वो बाहर होता था। वो सामने ही लेटा हुआ था, बेड पर पैर लटकाए। उसने चाय साइड टेबल पर रखी और जल्दी से उसके जूते उतारे, चप्पल लाकर पास रखी और हाथ धोने के लिए वॉशरूम की जानब बढ़ी थी। जब वापस आई तो आराम से बैठा चाय पी रहा था। महिमा को हैरत हुई कि खैर हो, वरना ज़मान और इतना खामोश। वो तो जब देखो चिंगारता दिखाई देता था। उसे समझ न आई कि वो क्या करे, बैठ जाए या खड़ी रहे, क्योंकि उसके सामने वो बाहर तो जा नहीं सकती थी। वो गोमुखों की कैफियत में खड़ी थी जब भी खामोशी को ज़मान की आवाज़ से तोड़ा था। इधर आओ। वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती आगे बढ़ती बैठ के कोने पर टिक गई थी। नसरें हनूस झुकी हुई थीं।
डार्क ग्रीन कलर के सूट में बुलाशबा वो बहुत हसीन लग रही थी, बल्कि वो हसीन थी। ज़मान ने शायद आज पहली बार उसे गौर से देखा था। मेरी तरफ देखकर बताओ मैं कैसा हूँ? महिमा को घबराहट हुई थी उसकी अजीब सी फरमाइश पर। देखो ना, वो बच्चों की तरह ज़िद्दी हुआ। महिमा ने एक पलकों से देखा। घने स्याह बाल और स्याही आंखें जिनमें हर वक्त सुर्ख डोरे होते थे, सितवा नाक, मूंछों थले दबे होंठ जो कसरत से स्मोकिंग की वजह से गहरे अनाबी हो गए थे। बिलाशबा वो मजमूई तौर पर एक हसीन मर्द था, मगर सिर्फ शक्लें कहाँ ज़रूरी होती हैं, किरदार बहुत अहमियत रखते हैं। अच्छी शक्लें भी सिर्फ तभी अच्छी लगती हैं जब तक काम अच्छे हों। कहाँ खो गई बताओ बे? जी अच्छे लग रहे हैं, वो डरते डरते मद्दम सा बोली थी। अच्छा लग रहा हूँ तो इनकार क्यों किया था शादी से, वो भी बरमिला सबके सामने? मुझे, ज़मान शाह को रिजेक्ट किया तुमने, मुझे कबूल करने से इनकार कर दिया था, है ना? वो एकदम से गज़बनाक हुआ था। बाकी की चाय उसने कप समेत दीवार पर मारी थी। महिमा को समझ नहीं आया कि उससे कहाँ गलती हो गई है। वो इतनी खौफज़दा हो गई थी कि ज़मान की तुम्बी वाली बात पर ज़रा सा भी ध्यान नहीं दे पाई। नहीं हूँ मैं, अच्छा समझी? अगर तुम बहुत अच्छी हो, बहुत खूबसूरत हो, कभी कभी दिल करता है कि सबको दिखाऊं कि देखो ज़मान शाह की भी बीवी है और वो भी इतनी हसीन, उसको भी दिखाऊं। वो जाने क्या कह रहा था, फिर हाथ पकड़कर उसे खुद पर गिराया। इधर आओ, तुम्हारी खूबसूरती को और पास से देखूं। पल में उसका लहजा बदला था। महिमा को पता था फरार नामुमकिन है। वो रोती रही और जाने क्या क्या वो बोलता, उसको हर तरह से अजियत देता रहा। लेकिन हम ऐसे कैसे आपका यकीन कर लें? हम नहीं भेज सकते उष्णा को आपके साथ जब तक मीर खुद नहीं आ जाता। बीजान ने साफ उस औरत को इनकार कर दिया था। लेकिन आप ये तो जानती होंगे कि आपका पोता उसके साथ ज़बरदस्ती कर रहा है। वो नहीं करना चाहती आपके पोते से शादी। उसकी बचपन में ही मेरे बेटे के साथ मंगनी हो गई थी। वो औरत जल्दी में जाने क्या क्या बोल गई थी। हम नहीं जानते कि आपके पोते ने आपको क्या कहानी सुनाई है, जबकि वो मेरी भांजी को ज़बरदस्ती उठा कर लाया है। वो औरत रो रो कर सबको बता रही थी। उसके पास उष्णा के बचपन से लेकर अब तक की सारी डिटेल्स थी। बीजान आप उस महारानी को बुलवा कर पूछ लें, सारा पता चल जाएगा, अरूसा ने इस मेलोड्रामे से उकता कर कहा था। फिर उष्णा ने भी इस औरत की हर बात की तस्दीक कर दी थी आकर। लो, सब क्लियर हो गया, अब क्या बचा पूछ पूछ करने को? जब लड़की खुद अपने मुंह से कह रही है कि वो मीर से शादी नहीं करना चाहती, वो उसके साथ ज़बरदस्ती कर रहा है, और अब खुद जाने कहाँ मुँह छुपा कर बैठा है। माफ़ कीजिएगा, बात कड़वी है मगर सच है। खून अपना असर तो दिखाता है ना, जैसा बाप वैसा बेटा। जाने किसको उठा लाया है, पहली फुर्सत में चलता करें इस लड़की को यहाँ से। अरूसा अपनी ज़ुबान के जौहर दिखा रही थी। अच्छा मौका हाथ आया था मीर शाह को बेइज्जत करने का। कासिम शाह का गुस्से से बुरा हाल था। मीर शाह कैसे एक लड़की को उसके घर से उठवा सकता था? ठीक है, आप लोग उष्णा को साथ लेकर जा सकते हैं, मगर हमारे बच्चे की वजह से जो तकलीफ़ आप लोगों को हुई है, उसके इजाले के लिए हम चाहते हैं कि उष्णा का निकाह हमारे घर हो, और उससे भी यहीं से होगी। ये हमें हमारी बच्चियों की तरह ही प्यारी है। आप लोग कल अपनी अमानत ले जाएं अपने बेटे के हमरा कर, बीजान ने खलूसे दिल से कहा। वो औरत तजबस सी होती वहाँ से वापस चली गई थी। बीजान हम क्यों निकाह करवाते फिरें? वो जाने और उनकी भांजी जाने, आपको भी उनके साथ भेज देना चाहिए था इस लड़की को। अरूसा बुरी तरह तिलमिलाई थी। बहुत तुम शायद भूल रही हो, वो लड़की मीर शाह की पसंद है, और अगर मैं ऐसे ही उसे भेज देती तो आकर तूफ़ान मचा देता। तो अब भी तो जब उसको पता चलेगा निकाह का, वो तूफ़ान नहीं मचाएगा क्या? अगर उसका निकाह हो जाएगा तो मीर शाह कुछ नहीं करेगा, क्योंकि ना वो किसी को अपनी चीज़ देता है और वो ना किसी की चीज़ पर नज़र रखता है। मैंने उष्णा के लिए उसकी आंखों में एक जुनून देखा है, और मैं बहुत खुश भी थी कि मेरे बच्चे की वीरान पड़ी ज़िंदगी आबाद हो जाएगी। मगर वो बच्ची रसामंद नहीं तो हम उसके साथ मज़ीद ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, बीजान ने यासियत से कहा था। बॉस अब क्या करें, वो लोग तो निकाह का बोल रहे हैं, इस वक्त ने जाने क्या क्या बोल दिया है वहाँ पर। शेर खान का आदमी उसे सारी रिपोर्ट पहुँचा रहा था। कोई बात नहीं, सुबह निकाह ही होगा, तुम लोग जाओ, सब इंतज़ाम हो जाएगा। बस कल वो हवेली से बाहर चाहिए मुझे, और उसके लिए मुझे जो भी करना पड़ा मैं कर घुसूँगा। घर वाले कल से उससे रब्ता करने की कोशिश कर रहे थे, मगर उसका नंबर मुसलसल बंद जा रहा था। फिर जाने कहाँ से मीर शाह को इस सब की खबर मिल गई थी। उसने हवेली में कदम रखा ही था जब सामने के मंजर ने उसका खून खुला दिया था। उष्णा शाहिद बल मोहम्मद शाहिद बाइवज़ 10 लाख, आपका निकाह फुरकान रफ़ीक बल्द रफ़ीक अहमद से किया जाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? अल्फाज तीर की तरह चुभे थे अंदर आते शख्स को। बिल्कुल नहीं, एक मजबूत आवाज़ ने सबको साकित कर दिया। आखिर वही हुआ जिसका डर था। वो आन पहुंचा था जिसके वो साए से भी डरती थी। उष्णा का वजूद हौले हौले कांप रहा था, जबकि दिल खौफ से फटने को था। वो जानती थी कि अब सिवाय खुदा की ज़ात के उसे कोई नहीं बचा सकता इस शख्स से। सबकी निगाहें दाखिली दरवाजे पर जमी हुई थी, जहाँ वो लहू रंग आँखें लिए बुरे जवान था। सबके चेहरे की हवाइयाँ उड़ी, दिल किसी अनहोनी के ख्याल से ही लर्ज़ां थे, जबकि फुरकान अपने अंजाम से बेखबर आंखों में सरशारी और तमस्खर लिए खड़ा था। कासिम शाह खुद पर काबू पाते जल्दी से उसकी जानब बढ़े, मगर उस पफरे हुए शेर को काबू करना किसी के बस में ना था।
तुम पहले मेरी बात सुनो, कासिम शाह ने मिन्नत भरे अंदाज में कहा था, जबकि वो जानते थे वो ना तो सुनेगा ना मानेगा। नो वे, आप सबको क्या लगा था कि मेरी नाक के नीचे ये सब हो जाएगा? सीरियसली, इतना बेखबर समझा हुआ है मुझे उसने? आईब्रो उठाते हुए सवाल किया था। वो तुमसे शादी नहीं करना चाहते, हम उसकी मर्ज़ी के बिना ये नहीं कर सकते, सुना तुमने? बिन माँ बाप की बच्ची के साथ हम ज़ोर ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकते ना बेटा। अब की बार कासिम शाह की आवाज़ में एक ठहराव था। वो जानते थे गुस्से से उसे काबू नहीं कर सकते। वो बिना उनकी बात का जवाब दिए एक कदम कदम चलता उष्णा की जानिब बढ़ा था। उसके हर उठते कदम के साथ उष्णा का दिल डूब रहा था। सबकी मौजूदगी में भी उसकी हालत गैर हो रही थी, जो इस हवास काम करना छोड़ रहे थे। जैसे फुरकान को गिरेबान से पकड़कर साइड पर धक्का देते हुए वो उष्णा के साथ बैठ चुका था। दराब शाह आगे बढ़े ही थे उसे रोकने को, जब उसने पिस्टल निकाल कर सामने मेज़ पर रखा था। मीर, कासिम शाह चिल्लाए, मगर उसके कान पर जूं तक ना रेंगी थी। रिलैक्स रहें सब, कुछ नहीं कर रहा मैं, आप सब आराम से बैठे, मैं तो सिर्फ इनसे इनकी मर्ज़ी जानने आया हूँ। जो ये कहेंगी वैसा ही होगा। चले, मैं आपकी मुश्किल आसान कर देता हूँ। आपको 3 ऑप्शन देता हूँ, आप एक चूज़ कर लें, हम वैसा ही करेंगे। वो आराम से उसके पहलू में बैठा बोल रहा था जैसे कोई गेम चल रही हो। मीर, होश के नाखून लो, क्यों तमाशा बना रहे हो? उठो यहाँ से, मेरे साथ आओ, हम बात करते हैं ना यार। अरमान ने उसे मंजर से हटाने की नाकाम सी कोशिश की थी। जी तो मोहतरमा उष्णा शाहिद, आपके लिए पहला ऑप्शन मुझसे निकाह है, जो कि सुनने में आया है कि आपको मंजूर नहीं, तो आपको 2 और ऑप्शन देता हूँ। अब इतना तो मैं कर ही सकता हूँ आपके लिए। तो दूसरा ऑप्शन है कि पिस्टल उठाएं और मुझे शूट कर दें, जबकि तीसरा ऑप्शन है कि अगर आप पहले दोनों ऑप्शन में से कोई एक चूज़ नहीं करती तो मैं इसे मार दूंगा। उससे फरकान की तरफ इशारा किया था। वो इतने आराम से बात कर रहा था जैसे कोई मजाक चल रहा हो। अभी आप पर है, आप कैसे बचाती हैं मुझे, या आप किसे बचाती हैं, मुझे या इसे? हाँ, अगर आप चाहें तो आप दोनों को बचा सकती हैं। उसके पागलपन को कौन नहीं जानता था भला। सब अपने आप को बेबस महसूस कर रहे थे। वो जानते थे वो कर गुजरेगा जो उसकी ज़ुबान से निकल गया एक बार। मैं जवाब का मुंतज़िर हूँ। वो फिर से दुपट्टे से ढके चेहरे की जानब देख कर गोया हुआ, जबकि उष्णा सुन होते जिस्म के साथ बेहोश होने के करीब थी। महिमा ने रोते हुए मीर के सामने हाथ जोड़े थे। प्लीज़ मीर भाई। मीर की आंखों को देखते ही वो डर के मारे अपनी बात भी मुकम्मल ना कर सकी थी। उष्णा शाहिद, आप मेरे ज़बत को मज़ीद मत आजमाएं, वरना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए मुझे बर्दाश्त करना। उसकी जानब झुकते हुए धीमे लहजे में फनकारा था। उष्णा ने बमुश्किल मतूरम आंखों से सामने देखने की कोशिश की, मगर चेहरे पर पड़ा घूंघट रुकावट बना था। या अल्लाह, ये किस तो राह पर ला खड़ा किया है मुझे? क्या करूँ मौला, मैं तेरी गुनहगार सी बंदी हूँ। परवरदिगार, मुझे इस आजमाइश में मत डाल। वो दिल ही दिल में अपने रब से हम कलाम हुई थी। जब भी वो एक बार फिर उसके कान में गोया हुआ था। उसने बहुत बार कोशिश की थी कहने की कि वो उससे शादी नहीं करना चाहती, मगर चाहकर भी वो कभी उसे बोल नहीं पाई थी। मगर आज वो हिम्मत ना कर पाई तो वो हमेशा के लिए खुद से नसरें नहीं मिला पाएगी। वो हिम्मत करते हुए सबकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए बोली थी, मुझे आपसे शादी नहीं करनी। अटक अटक कर उसने बहुत धीमे लहजे में कहा था, मगर वो नहीं जानती थी कि उसकी ये हिम्मत उसे कितनी महंगी पड़ने वाली थी। मीर ने उतनी ही तेज़ी से फरकान की टांग पर फायर किया कि सब हैरान हक तक खड़े रह गए थे। जब तक किसी को कुछ समझ आती वो पिस्टल अपने दिल के मुकाम पर रखे खड़ा था। उठाइए अपने बेटे को और दफ़ा हो जाइए, वरना दोनों टांगें तोड़ दूंगा मैं इसकी, अगर दोबारा इस हवेली में कदम रखा तो। हम छोड़ेंगे नहीं आप सबको। फुरकान का बाग पकता हुआ वहाँ से फुरकान को लिए भागा था। अरमान शाह और दराब भी उनके पीछे भागे थे। कासिम शाह बरबरी रेत की मानत सोफे पर गिरते चले गए थे। मीर, ये क्या कर दिया तूने? निकाह शुरू करवाएं, वरना हिम्मत रखें, मेरे जनाजे को कंधा भी तो देना है। आप तो अभी से हिम्मत हार गए हैं। शर्मिंदा होना तो दूर की बात, उसे एहसास भी नहीं था कि वो क्या कर चुका है और क्या करने जा रहा है। पिस्टल नीचे करो मीर, पागल मत बनो। मुराद शाह ने आगे बढ़कर पिस्टल लेने की कोशिश की थी। ना ना, आगे नहीं आना कोई भी। वो किसी भी तरह काबू में नहीं आ रहा था। होश में लाओ इसे, उससे महिमा की तरफ इशारा करते हुए कहा तो वो भागकर उष्णा के पास आई थी और फिर उसने हमेशा की तरह अपनी मनवाई थी। उष्णा शाहिद वल मोहम्मद शाहिद, बाईवज़ 50 लाख हक महर आपको सैयद मीर शाह वल सैयद सोहराब शाह कासिम के निकाह में दिया जाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? बिला किसी तरद्दुद के उसने 3 बार हाँ कहा था, क्योंकि वो बस यहाँ से उठना चाहती थी। जल्द अज जल्द इस शख्स की कुर्बत इस कदर वहशतनाक थी कि उसे सांस से नामुहाल था। कांपते हाथों से वो अपने या शायद उसके बर्बादी नामे पर दस्तखत करते ही वहाँ से भागी थी। उसने एक नज़र उसकी जानब देखा। निकाह मुकम्मल करें, वो दोबारा मौलवी साहिब से मुखातिब हुआ था। सैयद मीर शाह वल सैयद सोहराब शाह कासिम, बाईवज़ 50 लाख हक महर उष्णा शाहिद वल मोहम्मद शाहिद को आपके निकाह में दिया गया है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है, कबूल है, कबूल है, उसने मुस्तहक्कम लहजे में बोलकर सिग्नेचर किए। कहीं से भी वो अपने किए पर पशेमान ना था। एक क़यामत जो अभी अभी गुजर चुकी थी उसके लिए कोई बड़ी बात ही ना थी।
एक इंसान को वो गोली मारकर ज़ख्मी कर चुका था। क्यों था वो ऐसा शिद्दत पसंद, इतना निडर, इतना अखड़? आखिर कौन सी कमी रह गई थी उसकी तरबियत में? कासिम शाह आज खुद से भी नशे नहीं मिला पा रहे थे। ये तो होना ही था, आखिर गंदे खून की मिलावट ने अपना रंग तो दिखाना ही था। सबसे पहले रूसा बेगम होश में आई और साथ ही तंज के तीर बरसाना शुरू कर दिए थे। मामा प्लीज़, आप देख नहीं रही, सब ऑलरेडी बहुत परेशान है। इरहा ने माँ को चुप करवाना चाहा था, जो कि नामुमकिन था। लो भाई, मैं क्या देखूं? देखें तो आप सब अपनी गलतियों का नतीजा। जब मैंने चीख चीख कर कहा था कि इस गंद को वहीं छोड़ाएं जहां से इसे लाया गया है, तब किसी ने मेरी बात नहीं मानी। अब भुगते सभी अंजाम। पैरों की खाक को सर पर बिठाने का। वो सब इसी बात से डर रहे थे कि मीर के आने से पहले निकाह हो जाए, मगर जो तकदीर को मंजूर। मगर उन्हें बस ये गम खाया जा रहा था कि उष्णा की मर्जी के बगैर ये सब उनके सामने हुआ और वो लोग कुछ नहीं कर सके थे अपने बेटे के सामने। उष्णा ऊंधे मुंह पड़े सिसक रही थी जब वो कमरे में दाखिल हुआ था। रोना बंद करें, उससे मखसूस अंदाज में हुक्म दिया, जबकि उधर कोई असर न हुआ था। आप खुद से चुप कर जाएंगे या मुझे चुप करवाना पड़ेगा आपको? उससे आगे बढ़कर उसे सीधा किया तो वो बदक कर दूर हटी थी। सिर्फ एक सवाल, और उसका बिल्कुल ठीक जवाब देना। कैसे राब्ता किया उसने आपसे? मीर शाह ने उसके सर पर जैसे धमाका किया था। उसकी आंखों में हैरानी ही हैरानी थी। वो कैसे जान गया? वो तो घर से गायब था। मेरे मुंह पर क्या गदा लिखा हुआ है कि मुझे कुछ समझ नहीं आएगी? इतना बेखबर नहीं हूँ मैं, घर से बाहर ज़रूर रहता हूँ, मगर हर पल की खबर रहती है मुझे। बाकी सब तो बेवकूफ़ बन गए, मगर मुझे सच सुनना है। क्या कहा उसने आपसे कि आप ये सब करने पर मजबूर हुई? वो रसान से बोलता गया, जबकि उष्णा तो गुमसुम हो गई थी। मुझे वापस जाना है अभी, इसलिए जल्दी बोले। मीर ने उसे खामोश देकर फिर से अपना सवाल दोहराया था। उष्णा हिचकियाँ लेती सब बताती गई और मीर शाह के तासुरात इतने ही ख़तरनाक होते गए थे। इतनी बेवकूफ़ी की हरगिज़ उम्मीद नहीं थी मुझे आपसे। फिर से उसी दलदल में फंसने जा रही थी जिससे अल्लाह ने आपको बाहिफाजत निकाला। वह हतल मकान अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। एक बात मेरी कान खोल कर सुन लें, अगर आपने मेरी इजाज़त के बगैर इस हवेली से खुद या किसी के कहने पर एक कदम भी बाहर निकाला तो मैं खुद अपने हाथों से अपनी जान ले लूँगा। इसके बाद आपको जो करना हुआ कीजिएगा। ये कहते ही वो तनफन करता बाहर निकल गया था। ज़ारून, जो कुछ पेपर्स देख रहा था, फ़ोन की बेल पर मतवज्जो हुआ था। हेलो, उसने मसरूफ़ अंदाज में फ़ोन रिसीव किया, जबकि साथ साथ वो फ़ाइल पर नज़रें दौड़ा रहा था। हेलो सर, आपके लिए ख़बर है। सामने वाला बंदा ज़ारून शाह को गुस्सा दिला रहा था, यूँ बात के टुकड़े करके। वक्त भी दो अब, वो उकताए हुए लहजे में बोला। सर, वो हसन शाह खुला के लिए केस फाइल कर रहे हैं। बिलाखिर उसने बिल्ली थैले से बाहर निकाली थी। ज़ारून के माथे पर बल आए। ओके कहकर उसने फ़ोन काट दिया था। फिर कुछ सोचकर उसने एक और नंबर मिलाया। बेल जा रही थी मगर कॉल रिसीव नहीं की गई। उसे और ज़्यादा गुस्सा आया। एक बार फिर से नंबर मिलाया गया। तीसरी बेल पर फ़ोन रिसीव किया गया। कौन मर गया है भाई? हुरिया, जो बेवक्त सो गई थी, शायद बार बार होती बेल पर गुस्से से मोबाइल कान से लगाते बेजारी से बोली थी। हसन शाह, ज़ारून ने उसकी नींद में डूबी आवाज़ पर उतने ही सुकून से जवाब दिया था, जबकि हुरिया की नींद भग से उड़ी थी। वो फ़ौरन उठ बैठी। कोई अननोन नंबर था। कौन हो तुम और क्या बकवास है ये? वो गुस्से से फनकारी थी। रिश्ते में हम आपके शौहर होते हैं, और रही बात बकवास की तो मैं इन्फॉर्म करने के लिए कॉल किया कि अगर तुम्हारा बाप अपनी घटिया हरकतों से बाज ना आया तो बहुत जल्द इस दुनिया से उठ जाएगा। ज़रून ने इंतहाई सफाकी से कहा था। मुंह बंद रखो अपना। शर्म तो खैर तुम्हें छू कर भी नहीं गुजरी, बदतमीज़ इंसान। खबरदार मेरे बाबा के बारे में फजूल बोला तो अब क्या गुस्ताखी हो गई है तुम्हारी शान में? वो आजिज़ आ चुकी थी इस बंदे से। खुला शुला के चक्कर में फिर रहा है तुम्हारा बाप। जानता भी है कि कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, फिर भी बात नहीं आ रहा। खैर, समझाओ अपने बाप को, वरना मुझसे शिकायत ना करना बाद में। ज़ारून ने उसकी बात सुने बगैर कॉल काट दी थी। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है रुमैसा यार, तुम सब जानती हो फिर भी ज़िद कर रही हो। मैं तुम्हारे घर का बोल कर आई हूँ, बस हम इधर ही केक काट लेंगे। इरहा यार, इधर मामा पापा भी आ जाएंगे तो अच्छा नहीं लगता। वो क्या सोचेंगे? थोड़ी देर की ही तो बात है, तुम चली जाओ। वो तुम्हारे साथ थोड़ा वक्त गुजारना चाहते हैं। तुम लोग आपस में अपनी बातें करना, ज़िंदगी तुम लोगों ने गुजारनी है यार। रुमैसा ने उसे कन्वेंस करने की कोशिश की थी। और वैसे भी चलो, ये शादी से पहले तुम लोगों की खुफिया डेट ही सही, फिर तुम लोग बूढ़े होके इसे याद करके हंसा करोगे। एंड पे रुमैसा ने उसे छेड़ा था। मगर यार, किसी ने देख लिया तो? इरहा तसबस थी। तुम मेरे भाई को इतना गैर जिम्मेदार समझती हो क्या? उन्होंने मुझे बताया है कि वो किसी भी पब्लिक प्लेस पर ले जाकर तुम्हारे लिए मुश्किल खड़ी नहीं करना चाहते, इसीलिए उन्होंने प्राइवेट कैबिन बुक करवाया है। डोंट वरी, तुम जाओ। वो आ तो गई थी, मगर वो ज़ुबैर से नाराज़ थी, इसलिए खामोशी से गाड़ी से बाहर देख रही थी। अब मूड ठीक भी कर लो यार, अगर बता देता तो तुमने आना नहीं था, और मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने का ये मौका जाने नहीं देना चाहता था। और वैसे भी आज मेरा बर्थडे है और तुम यूँ मुँह फैला कर रखोगी क्या? वो सब तो ठीक है, मगर यूँ मुनासिब नहीं लगता। वो उसे अपनी अजीब होती फीलिंग्स बता नहीं पा रही थी।
ज़ुबैर ने होटल में एक रूम बुक करवाया हुआ था जहाँ वो नर्वस सी बैठी थी। जाने क्यों मगर उसे ज़ुबैर का ये सब सरप्राइज़ वगैरह पसंद नहीं आया था। वो आज़ादी पसंद थी मगर इतनी भी नहीं। वो गलत और सही के फ़र्क को जानती थी। मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करना थी। आप अपने पेरेंट्स को लेकर जल्दी मेरे घर रिश्ता लेकर आ जाएं। इरहा ने उंगलियां चिटखाते हुए अपनी बात मुकम्मल की थी। कोई मसला ही नहीं, नेक्स्ट वीक हम आपके घर आ जाएंगे, आपको हमेशा के लिए अपना बनाने के लिए। ज़ुबैर खुशगवार मूड में बोलता हुआ सोफ़े पर उसके करीब होकर बैठ गया था। इरहा नामहसूस अंदाज में परे खिसकी थी। रिलैक्स, क्या हुआ? उसका हाथ थामे अब घुटना मोड़े सोफ़े पर उसके जानब मुंह किए बैठा हुआ था। प्लीज़ हाथ छोड़ें ज़ुबैर, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। यूँ वो कांप भी तो गई थी। क्या अच्छा नहीं लग रहा यार? ऐसे अजीब बिहेव क्यों कर रही हो जैसे जानती नहीं मुझे। बहुत जल्द आप मेरी हो जाएंगी हमेशा के लिए। फिर क्या बात परेशान कर रही है आपको? पता नहीं, बस मेरा दिल घबरा रहा है। प्लीज़ घर चलें। इरहा ने उसे देखने से भी गुरेज किया था। अभी तो केक भी कट नहीं किया यार। चलो आओ पहले केक काटते। उसने इरहा का हाथ थामे केक कट किया था। खिलाओगी नहीं? ज़ुबैर ने नई फरमाइश की। इरहा ने कांपते हाथों से उसे केक खिलाया था। फिर ज़ुबैर ने उसे केक खिलाया और शरारतन थोड़ा सा उसकी नाक पर लगाया था। उफ़, क्या कर रहे हैं आप? साफ़ करें इसे। वो झंझलाई थी। ओके, साफ़ कर देता हूँ। वो अचानक उसकी तरफ झुका था। ज़ुबैर, ये क्या कर रहे हैं? पीछे हटें। केक साफ़ करने लगा हूँ यार, पीछे हटें आप। अब के वो गुस्से से बोली थी। इरहा, ये सब तो नॉर्मल है, क्या हो गया है? आपके लिए नॉर्मल होगा, मेरे लिए नहीं है। मैं जा रही हूँ। वो झटके से उठी थी। उतनी ही तेज़ी से ज़ुबैर ने उसकी कलाई थामी थी। ऐसे कैसे जाने दूँ? पूरे 2 महीने मेहनत की है मैंने तुम्हें शीशे में उतारने के लिए। वो खबासत से मुस्कुराया था। इरहा के पैरों तले से ज़मीन सिरकी थी। इरहा को यकीन करने में तामिल हो रहा था। छोड़ो मुझे जलील आदमी, मैं जान से मार डालूंगी तुम्हें। वो गुस्से से दहाड़ी थी। पहले हाथ तो छुड़वा लो, फिर जान से भी मार देना। और वैसे भी तुम्हें तो आज़ादी पसंद है, तो फिर ये ड्रामा क्यों? ज़ुबैर ने उसे आईना दिखाया था। उसकी बात इरहा को कोड़े की तरह लगी थी। जबकि इसी होटल के बिल्कुल साथ वाले कमरे में कोई लैपटॉप सामने रखे, लहूरंग आँखें लिए स्क्रीन पर नस्लें जमाए, इस कमरे में फ़िक्स किए गए हिडन कैमरे से ये सब देख रहा था। छोड़ो मुझे कमीने, घटिया आदमी, मैं थूकती हूँ तुम पर जलील इंसान। इरहा ने उसके मुंह पर थूका तो ज़ुबैर का हाथ हवा में मुअल्लक रह गया था। दरवाज़ा खुलने की ढाड़ पर सामने खड़े मुराद को देखकर इरहा को लगा जैसे उसकी टूटती सांसें बहाल हो गई हों। वो बेख्तियार ज़ुबैर से हाथ छुड़वाते उसके कुशादा सीने से जा लगी थी, जबकि वो शोला टपकाती नज़रों से ज़ुबैर को देख रहा था। उसने सीने से लगी इरहा के गिर्द अपनी चादर लिपेटी, जो शायद बेहोश हो चुकी थी। मुराद के इशारा करने पर 4-5 पुलिस वाले अंदर दाखिल हुए थे। ले जाओ इसे, मैं आता हूँ थोड़ी देर तक। ये कहते वो इरहा को बासों में उठाए वहाँ से निकलता चला गया था। कुछ देर बाद इरहा को होश आया। वो खामोशी से सर को थामे बैठी थी। आंसू लड़ियों की मानद गालों को भिगोने लगे थे। मुराद खौफनाक हद तक संजीदा तासुरात लिए ड्राइव कर रहा था। इरहा ने शिद्दत से ख्वाहिश की कि मौत इस लम्हे उसे आन ले। दिल अब तक कांप रहा था। इन्हें कैसे पता चला होगा कि मैं वहाँ हूँ? अगर मुराद वहाँ ना आता तो क्या कुछ हो चुका होता उसके साथ? ये सोच उसके सांप को झंझोड़ कर रख देती। आंसुओं ने हर मंजर धुंधला दिया था। कितने ही सवाल वो उससे पूछना चाह रही थी मगर लबों पर चुप के ताले थे। जब एकदम गाड़ी को ब्रेक लगी, उसे नज़र उठाकर देखा हवेली पहुंच चुके थे वो। जो हवेली कल तक उसे कैद खाना लगती थी जहां उसका दम घुटता था, आज उसे देखकर उसे एहसास हुआ कि इससे महफूज जगह कोई नहीं। वो एकटक सामने देख रही थी। मुराद ने दूसरी साइड आकर दरवाज़ा खोला, बाजू से पकड़कर उसे बाहर निकाला था। इरहा ने एक नज़र मुराद पर डाली जो उसे ही देख रहा था। सदियों पर मुहीत है, जिस लम्हे तुम दिल में उतरे उस लम्हे का दुख। उसकी आवाज़ उसकी हालत का पता दे रही थी। वो आज इस मोड़ पर अपना आप उस पर आश्कार करता, उसे हमेशा के लिए अपने दिल से बेदखल करता, तूफ़ान की तरह गाड़ी उड़ा ले गया था। वो लुटी पुटी वहीं बैठती चली गई थी। यह कमरे का मंजर था जहाँ फुरकान को रखा गया था। वो अंदर दाखिल हुआ तो फुरकान को लगा उसने मौत का फरिश्ता देख लिया हो। सिर्फ एक सवाल पूछूंगा और मुझे सिर्फ उसका जवाब चाहिए, वो घुराते हुए बोला। उसके चेहरे के तासुरात ने फुरकान को लर्जा दिया था। शेर खान को कैसे जानती हो? मीरशाह ने सुर्ख आँखें उस पर जमाई थी। मैं नहीं जानता शेर। उसकी बात अभी मुंह में ही थी जब मीरशाह के पड़ने वाले भारी हाथ ने उसे दोहरा कर दिया था। देखो तो तुम्हें गलत फहमी हुई है। मैं वो नहीं हूँ जो तुम लोग समझ रहे हो। मैं कज़न हूँ उस। डोंट यू डेयर। अगर मेरी बीवी का नाम भी लिया तो मैं ज़ुबान काट डालूंगा तेरी। मीरशाह भूखे शेर की तरह धाड़ा तो वो कांप उठा था। तुमने अपने साथ बहुत बुरा किया। उस कुत्ते को तो मैं ढूंढ ही निकालूंगा, चाहे वो पताल में भी छुपाओ, मगर तुमने अपनी मौत को और अजियतनाक बना लिया है। मीरशाह को उसी दिन पता चल चुका था कि ये सब शेर खान की चाल थी, उष्णा को हवेली से बाहर लाने की। और शेर खान को भी सब मालूम हो चुका था, इसलिए उष्णा के वो नकली खाला खालू हॉस्पिटल से फ़रार हो चुके थे और ख़ुद शेर खान भी फ़रार था।
मीर शाह और उसकी स्पेशल फोर्सेस की टीम ने शेर खान के मुख्तलिफ शहर में फैले हुए अड्डों को बर्बाद कर दिया था। बहुत सी लड़कियां बाजियाब करवाई गई थीं। तय खानों में छुपाया गया गैर कानूनी असला जब्त कर लिया गया था। बड़े पैमाने पर नशावर आइटम्स बरामद हुई थी जिन्हें तलब कर दिया गया था। शेर खान के बहुत से साथी मारे गए थे और बहुत से नज़रबंद थे। शेर खान सिवाय अपने जान के और कुछ भी ना बचा पाया था। मीर शाह उसे ढूंढ निकालेगा इस बात का शेर खान को बिल्म हो चुका था, इसलिए वो रूपोश हो गया था। उसने जब थाने में कदम रखा तो हर तरफ हड़बड़ी सी मच गई थी। वो सबको नज़रअंदाज करता लॉकअप की तरफ आया था। उसने अपना सारा इश्तियाल ज़ुबैर पर निकाला, मगर दिमाग फिर भी ठंडा ना हुआ था। तेरी हिम्मत कैसे हुई, बोल। मुराद ने ज़मीन पर पड़े वजूद को फिर से ज़ोरदार किक मारी थी। जानता भी है कौन है वो? नहीं जानता। अगर तू जानता होता तो ये सब करने की तेरी हिम्मत ना होती। मैं तेरा वो हाल करूँगा कि तू अपने पैदा होने पर पछताएगा। मुराद मुसलसल उसे ठोकरों की जद में रखे हुए था। सर, वो बेहोश हो चुका है। एक अहलकार ने जैसे उसे होश दिलाया था। होश में लाओ इसे। वो उसको लात मारते हुए वहाँ से निकला। दिमाग जैसे फटने को था, किसी तरह सुकून नहीं था। उसका दिल किया पूरी दुनिया तहस नहस कर दे, या दर्द से फटना अपना दिल निकाल कर बाहर फेंक दे। वो ऊंचा पूरा मर्द लम्हों में बिखर गया था। एक लड़की जो उसके नाम से मंसूब थी, जो उसकी अव्वलीन तरजीह थी, उसके दिल की मालकिन थी। वो लड़की उसे एक पल में फ़कीर कर गई थी। उसकी मर्दानगी, उसकी ज़ात का गुरूर उससे छीन लिया था उस बालिश्त भर की लड़की ने। मुराद लड़खड़ाते कदमों से गाड़ी तक आया। आंखें बार बार नम हो रही थीं। वो उसे कबूल नहीं था, ये तो बारहा खुद से सुन चुका था, मगर वो इंतज़ार कर रहा था जब वो उसकी हो जाएगी तो फिर अपना दिल खोल कर उसके सामने रखेगा, उसे बताएगा कितना चाहा है उसने उसे। मगर इरहा ने वो वक्त आने से पहले ही सब ख़त्म कर दिया। मोहब्बत की नन्ही नन्ही कौंपलें मुरझा गई थी एक पल में। दफन कर दिया था अपनी एक तरफा मोहब्बत को उसने अपने दिल के नेहा खानों में। आज अपने दिल के कवाड़ बंद कर दिए थे मुराद शाह ने, हमेशा के लिए इरहा शाह पर। इरहा जब से आई थी रोए जा रही थी। इरहा, बस करो मीरजान, वो बस एक हादसा था, भूल जाओ सब। अरूसा बेगम ने उसके बालों पर हाथ फेरते हुए उसे चुप करवाने की कोशिश की थी, जबकि इरहा जल्जलों की जद में आ गई थी। एक पल के लिए मतलब हवेली में सबको पता चल गया था। वो सर थामते तकिए पर गिरती चली गई थी। मीरजान, परेशान नहीं होते, ऐसे जाने कितने एक्सीडेंट होते हैं रोज़ाना। बस तुम दुआ करो कि वो ज़ख्मी ठीक हो। मुराद ने बोला है कि वो ये केस खुद हैंडल कर रहा है और वो बिल्कुल भी उस गाड़ी वाले को नहीं छोड़ेगा। बस अब रोना नहीं, तुम्हें पता है ना मुराद का, जो वो कह देता है वही करता है। अल्लाह ने चाहा तो वो माँ बेटा बिल्कुल खैरियत से होंगे। उन्हें उसी टाइम हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया था। अरूसा बेगम मुराद की सुनाई कहानी दोहरा रही थी। वो जो पहले ही मरने को थी, अब सारी कहानी समझ में आने पर शर्मिंदगी की अमीर गहराइयों में जा गिरी थी। मुराद ने सबको ये कहानी सुनाई कि इरहा के कॉल करने पर वो उसे उसकी दोस्त के घर से वापस ला रहा था, जब रास्ते में एक गाड़ी ने एक औरत जो बच्चा उठाए हुए थे उसको टक्कर मार दी थी। बस इस एक्सीडेंट की वजह से इरहा बहुत परेशान हो गई थी, सारे रास्ते रोती आई थी। जिस मुराद शाह से वो इतनी खार खाती थी, उसी ने उसे बचाया। वही उसका मुहाफिज बना, उसकी इज्जत का, उसके वक़ार का। इरहा को लगा वो कभी मुराद से नजरें नहीं मिला पाएगी। वो उसकी ज़ात पर एहसान तले एहसान करता गया था। जाने कितने दिन वो बुखार में तपती रही। उसकी हालत अब सबको परेशान कर रही थी। ना कॉलेज गई, ना पेपर्स दिए। उसने 1 महीना होने को आया था, मगर वो अपने कमरे में कैद हो चुकी थी जैसे। हालांकि किसी को कुछ पता नहीं चला था, मगर वो खुद से भी नजरें नहीं मिला पा रही थी। शायद ये उसके अपने दिल का चोट था जो वो सबका सामना करने से कतरा रही थी। निकाह के बाद से उष्णा ने उसको नहीं देखा था। 1 महीना हो गया था, मगर जाने वो कहाँ गायब था। कहीं शेर खान ने उन्हें कोई नुकसान ना पहुंचा दिया हो। किससे पूछूं? वो नन्ही सी जान परेशान होती रहती, हर वक्त दिल को धड़का सा लगा रहता था। उन्हें अंदाज़ा भी नहीं कि उनकी हमदर्दी कितनी महंगी पड़ सकती है उन्हें। वो अनजाने में मीर शाह को सोचे जा रही थी। क्या हुआ, मेरी भाभी को किसी की याद आ रही है? महिमा ने अचानक उसको पीछे से साथ लगाकर कहा तो वो बुरी तरह से शर्मा गई थी। नहीं तो, हम किसी को याद नहीं कर रहे थे, वो जल्दी से बोली। जाने महिमा को यकीन दिलाया था या खुद को? तो फिर क्यों खुद को थका रही हैं चक्कर काट काट कर? वैसे मीर भाई भी अजीब है, या तो इतने उतावले हो रहे थे और अब कोई ख़बर ही नहीं। वैसे वो शुरू से ही ऐसे हैं, और कुछ उनकी जॉब ऐसी है, कब गायब हो जाते हैं कोई पता ही नहीं। मगर अब आप ज़रा खींच के रखिएगा उन्हें। महिमा ने मुफीद मशवरों से नवाजा था। हम कैसे? नहीं, हम नहीं। वो बौखला ही गई थी। आप नहीं तो और कौन? आपसे ही तो हम सबको उम्मीदें हैं। हिम्मत रखें और अपनी पावर्स को जानें। आप तो उनसे कुछ भी मनवा सकती हैं। महिमा ने उसे छेड़ा था। उसके जिक्र पर उष्णा की हथेलियाँ नम हुई थी। मैं ये शादी नहीं करना चाहता बाबा। मुराद ने नहायत आराम से दराब शाह के सामने अपना इनकार रखा था। मगर क्यों मुराद, अचानक ऐसा क्या हो गया? अब दराब शाह को भी तशवीश हुई थी। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, 7 साल पहले ये रिश्ता मैंने तुम्हारे कहने पर ही तय किया था। अब ये इनकार किस लिए? वो बरहम हुए थे।
बस मैं कह रहा हूँ ना, मुराद को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। मुराद शाह, मैं इस अचानक इनकार की वजह जानना चाहूँगा, दराब शाह ने दो टोक लहजे में पूछा था। बाबा, दरअसल इससे पहले कि मुराद कुछ कहता, दराब शाह की बात ने उसे मुंजमद कर दिया था। ज़ुबान से फिर जाना मर्दों को ज़ेब नहीं देता मुराद, उन्होंने उसे बहुत कुछ बावर करवाया था। जाओ जाकर आराम करो, तय हो चुका है अगले महीने तुम दोनों की शादी होगी तो होगी। दराब शाह ने बात ही ख़त्म कर दी थी। वो खामोशी से उठकर चल दिया था। इरहा को भी अरूसा बेगम बता चुकी थी शादी का। उसने कोई रद्द-ए-अमल जाहिर नहीं किया क्योंकि वो जानती थी कि मुराद हरगिज़ भी अब ये शादी नहीं करेगा। सब उसकी आदत से वाकिफ़ थे, वो अपनी चीज़ें शेयर नहीं करता था किसी से भी। जब से अरूसा बेगम बता कर गई थी, वो यूं ही बेइसो हरकत खड़ी नीचे ड्राइवे पर खड़ी मुराद शाह की गाड़ी पर नसें जमाए हुए थे, जो आज इतने दिनों बाद हवेली में उसकी मौजूदगी का पता दे रही थी। वो यकटक देखे गई बिला मकसद। जब ही दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई तो वो पलटी थी। सामने ही वो संजीदा तेवर लिए दरवाजे की दहलीज पर इस्तेदादा था। वो मुजरमों की तरह नज़र झुका गई थी। इस वाक़े के बाद ये उसका मुराद से पहला आमना सामना था। मुराद ने बगौर जायज़ा लिया। पहले से बहुत कमज़ोर लग रही थी, न चेहरे पर पहले से शादाबी थी, आंखों की खैरा करती चमक भी मफकूद हो चुकी थी। पैंट की जेबों में हाथ डाले वो कदम कदम चलता उसके बिल्कुल सामने आ खड़ा हुआ था, तो इरहा की धड़कनें बेख्तियार मद्दम हुई थी। यकीनन पता तो चल गया होगा आपको। नज़रें अब भी इरहा के चेहरे पर जमी हुई थी। किस बारे में? वो अनजान बनी थी। रेली, इतनी बेखबर हैं आप? उसने अबरूज खाई थी। इरहा को लगा वो उसका तमस्कर उड़ा रहा हो जैसे। वो खामोश ही रही थी। हैरत है, इरहा शाह खामोश है। खैर, शादी से इनकार कर दें। क्यों? वो इतनी तेज़ी से बोली। मेरा मतलब है, मैं क्यों इनकार करूं? वो अटक अटक कर बोली थी। पहले क्यों इनकार करती थी? मुराद के सवाल पर उसका दिल धक से रह गया था। अब भी वैसे ही इनकार कर दें, मैं ज़बरदस्ती का कायल नहीं, वो कहकर पलटा। मगर किसी ने ज़बरदस्ती नहीं की मेरे साथ, वो जल्दी से बोली थी। लेकिन अब आपके इकरार की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। मुझसे अब कुछ हासिल नहीं होगा आपको, और मैं आपको इस तरह ख़ुद को सज़ा देने की इजाज़त हरगिज़ नहीं दूंगा। ये कहकर वो रुका नहीं था। इन्हें लगता है मैं ख़ुद को सज़ा देने के लिए इनसे शादी कर रही हूँ। वो मुँह पर हाथ रखे बेआवाज़ रोती चली गई। क्या कर बैठी थी वो अपने साथ? अरूसा बेगम ने उसे इस कदर दबा के रखा हुआ था कि वो चूं भी नहीं कर सकती थी। बाकी कसर उनका बेटा पूरी कर देता था। अब भी थोड़ी देर पहले ज़मान ने उसे अच्छे से उसकी औकात याद दिलाई थी। अरूसा बेगम ने बताया कि महिमा की हालत ठीक नहीं होती। हवेली में सब सवाल करते हैं, और इसी बात पर ज़मान ने उसे बेपनाह ज़ख्म पहुँचाई थी। सबके सामने ये सब करके क्या साबित करना चाहती है तू? बोल। इरहा को लगा उसका जबड़ा टूट जाएगा। टाइपिंग मिस्टेक है, महिमा आना यहाँ पर। सबके सामने ये सब करके क्या साबित करना चाहती है तू? बोल। महिमा को लगा उसका जबड़ा टूट जाएगा, जबकि मगर ज़मान की गिरफ्त मजबूत थी। मैं खाल खींच लूँगा तेरी अगर दोबारा मुझे ऐसी कोई बात पता चली। दफ़ा हो जाओ मेरे सामने से अब, वो हकारत से बोला था। महिमा गिरती पड़ती बड़ी मुश्किल से सबसे बच बचा कर बैक साइड पर आई थी। आंखें बरसने को बेताब थीं। सारा दिन थक जाती थी वो खुश होने की झूठी एक्टिंग करते करते। वो बेज़रर सी लड़की किसी को अपनी वजह से तकलीफ़ नहीं देना चाहती थी, मगर फिर भी वो शख्स उससे कभी खुश नहीं होता था। उसकी मामूली से मामूली कोताही भी वह नज़रअंदाज नहीं करता था। शाम के साए डल रहे थे। महिमा को हर तरफ वीरानी ही वीरानी नजर आई। दरअसल ये उसके अपने अंदर की वीरानी थी जो ताहिदे नज़र तक फैल गई थी। वो बेहिस बनी वहीं बैठी रही। जाने कितना वक्त गुजर गया था, उससे कुछ होश नहीं था। वो जो सबसे छुप कर इधर आ बैठी थी। अपनी जल्दबाजी में हर बार वो ये भूल जाती थी कि आहान अब हवेली में होता है, और वह ज़्यादातर हवेली के पिछले लॉन में खुलने वाला दरवाज़ा ही इस्तेमाल करता था। अब भी वो उसे देख चुका था और बिल्कुल उसके सामने खड़ा था। महिमा जल्दी से उठ खड़ी हुई थी। सलाम बहरहाल उसने ज़रूर किया था, जिसके जवाब में महिमा ने मद्दम सा वालेकुम अस्सलाम कहा कि आहान भी ना सुन सका था। मैं आपसे कुछ भी नहीं पूछूंगा, क्योंकि सब जानते बूझते पूछना दिल आज़ारी कहलाता है। मगर मैं आपको ये ज़रूर कहूँगा कि दुआ का दामन कभी हाथ से मत छोड़िएगा। अपने रब से मांगना मत छोड़िएगा। जो बातें आप किसी से नहीं कर सकती वो अपने रब से करें, उसे बताएं। अगरचे वो हर चीज़ से बाखबर है, फिर भी आप उससे हम कलाम हुआ करें। उससे अपने लिए खैर मांगे जो आपके हक़ में बेहतर हो। उस भलाई का सवाल किया करें। एक दिन सब आपके हक़ में हो जाएगा, और यकीनन आगे आने वाले हालात तुम्हारे लिए पहले हालात से बेहतर होंगे। महिमा उसके लहजे में खो सी गई थी। वो हमेशा उसे ऐसे ही सहज अदा कर दिया करता था। जी ठीक है, और आपका बहुत शुक्रिया, वो आहिस्ता से कहती पलट गई थी। आहान ने गहरा सांस भरा और अपने कमरे की जानब चल दिया था। हमको हसरत ही रही, टूट के चाहे जाते, दिल में बस जाते तो हरगिज़ ना भुलाए जाते। मेरी दुनिया में कोई एक तो ऐसा होता, रूह के गाओ जिसे रो के दिखाए जाते। आज रात फिर से आहान पर भारी होने वाली थी। आज फिर सुबह होने तक उसकी आंखों के नम गोशों ने आहान को जगाए रखना था। अरमान उसकी बैंडेज चेंज कर रहा था जब भी उसकी ज़ुबान में खुजली हुई। भाई, हवेली कब जाना है आपने?
खैरियत? मीर शाह ने अब्रूज उचकाई। वो मुराद भाई की शादी है ना नेक्स्ट मंथ, और उसने जानबूझकर बात अधूरी छोड़ी थी। और मीर ने एक नज़र उसको मशकूक नज़रों से देखा था। वो भाभी पूछ रही थी आपका। अरमान ने साफ झूठ बोला था, और ये बात मीर शाह अच्छे से जानता था, मगर उस परी पे करके जिक्र पर दिल में हलचल ज़रूर हुई थी। ज़ारून कहाँ है? मीर शाह ने अपने जज्बात पर काबू पाते बात टाली थी। आते ही होंगे, मैंने उन्हें आपका मैसेज तो दे दिया था। मीर ने सोफे से टेक लगा ली। बादब बा मुलाहिजा होशियार मोहतरम एसएसपी ज़ारून शाह विद असिस्टेंट कमिश्नर अहान आसिफ हाजिर खिदमत हैं। अरमान ने हाँक लगाई थी। अहान ने उसे धप रसीद की थी। कैसा है? अहान ने मीर के साथ बैठते पूछा। ठीक हूँ, मीर मुख्तसर सा बोला, जबकि सारा ध्यान सामने अरमान के साथ बैठे ज़ारून पर था। ज़ारून को मालूम था कि वो जो शेर खान वाले केस में बिजी हैं, जब भी फ्री होंगे उसकी क्लास पक्की होगी, और आज वो दिन आ गया था। कैसे मेरे मिजाज हैं ज़ारून शाह के? मीर ने चुपते हुए लहजे में इस्तफसार किया। ज़ारून बुलबुला ही उठा था उसके अंदाज पर, जबकि हान और अरमान मुस्कुरा दिए थे। मीर के तेवर बता रहे थे आज वो लोग ज़ारून की इज्जत अफसाई से मुस्तफ़ैद होने वाले हैं। जी भाई ठीक, आप सुनाएं, बाजू कैसा है आपका? उसके बाजू को बुलेट छू के गुजरी थी शेर खान वाले ऑपरेशन के दौरान। एक काम बोला था मैंने, अगर तुम्हें याद हो तो। मीर ने उसका सवाल यकसर नज़रअंदाज किया था। भाई प्लीज़ आप ऐसे तो बात मत करें, वो मिनमिनाया था। क्या हुआ, कोई सीरियस बात है? अब के रेहान भी मुतवज्जो हुआ। क्यों, तुम लोगों को नहीं बताया इसने? मीर ने अरमान और रेहान पर अचिटती सी नज़र डाली थी। क्या नहीं बताया? क्या हुआ है भाई? अरमान को भी तशवीश हुई थी। हुआ ये है कि हमारे होनहार एसएसपी साहिब खुफिया तौर पर बाला ही बाला निकाह कर चुके हैं। मीर ने ज़ारून को खा जाने वाली नज़रों से देखते हुए चबा चबा कर उन्हें बताया था। व्हाट? अरमान तो बाकायदा सोफे से उछला था, जबकि हान भी शौक में था। और मैंने इसी दिन इसे कहा था कि या तो उसे घर लाए या फिर छोड़ दे उसे। ज़ारून कब हुआ ये? और कहीं ये, ओह माय गॉड, कहीं ये वही लड़की को तो नहीं जो मेरे माइंड में आ रही है? अहान ने तस्दीक चाही थी, जबकि जवाब में ज़ारून खामोश ही रहा था। जो तुम सोच रहे हो वही मामला है, जवाब मीर शाह की तरफ से आया था। कमरे में कुछ पल के लिए जामिद खामोशी छा गई थी। ज़ारून शाह, यूँ खामोश रहने से कुछ नहीं होगा, मीर ने तनबीही लहजे में कहा। भाई मैं आपको उसी दिन बता दिया था। उसने मुजरिमों की तरह सिर झुकाए अपनी बात मीर शाह तक पहुँचाई थी। ओके, बस मैं तुम्हारा फ़ैसला सुनना चाहता था, और इसी के साथ तुम्हें दिया गया वक्त भी ख़त्म हुआ। ज़ारून शाह, वो कहते साथ ही बाहर निकल गया था। ज़ारून यार, इतना बड़ा फ़ैसला करने से पहले किसी से तो बात करता। अहान ने उसके कंधे पर हाथ रखा था। भाई प्लीज़, ज़ारून ने माथा मसलते हुए उसे मज़ीद कुछ भी कहने से रोका था। मतलब वो अभी इस टॉपिक पर कोई बात नहीं करना चाहता था। ओके रिलैक्स हो जाओ। अहान ने भी मज़ीद ना छेड़ा। हवेली चलोगे? अहान ने बात बदली। नहीं, इधर ही रुकूंगा। ओके अरमान, तुम जाओ हवेली में, मैं भी इधर ही हूँ ज़ारून के साथ। ओके भाई। अरमान उठकर चल दिया था। मीर शाह जब हवेली दाखिल हुआ तो सब सो चुके थे। वो सीधा अपने कमरे में आया, मगर खाली कमरा उसका मुंह चिढ़ा रहा था। इसका मतलब वो अभी तक इरहा के साथ ही रूम शेयर कर रही थी। दिल उसे देखने को बाजिद था। उसने गुस्से से दीवार पर मुक्का मारा। डैम इट, अगर वो अकेली होती तो वो कुछ करता। अब इरहा की वजह से मुनासिब ना था इस तरह रात गए उसके कमरे में जाना। उसने लंबी सांस लेते आगे बढ़कर कपड़े निकाले और शॉवर लेने चला गया कि दिमाग और जज्बात को कुछ ठंडा कर सके। 15-20 मिनट बाद बाहर निकला। इसी सूट में मलबूस था। टेबल से सिगरेट और लाइटर लेकर बालकनी का दरवाज़ा खोलकर अपने फेवरेट मशगले में मशगूल हो गया था। क्योंकि नींद का आना तो मुहाल था, सो सिगरेट से ही जान जलाता रहा। सुबह नाश्ते की टेबल पर सब मौजूद थे सिवाय ज़ारून और अहान के। वो खामोशी से अपनी प्लेट पर झुकी हुई थी जब वो डाइनिंग हॉल में इंटर हुआ था। ब्लैक पैंट, ऑफ वाइट शर्ट, ऊपर ब्लैक लेदर की जैकेट पहने, घने बाल जो एक स्टाइल से बनाए गए थे। वो बहुत सो में हसीन था। बीजान ने से देखते दिल ही दिल में उसकी बलाएं ली थी। वो सबसे पहले कासिम शाह के सामने झुका। उन्होंने उसकी पीठ थपथपाई। कैसा है मेरा शेर? बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं, मीर शाह ने खुशदिली से जवाब दिया, जबकि उसकी आवाज़ सुनते ही उष्णा की सांसें यकलख धीमी हुई थीं। ये कब भाई? उसने दिल में ही सोचा था। आ गया ख्याल तुझे घर का? बीजान ने माथा चूमकर प्यार से डपटा तो वो सर खुजाने लगा। आपको मेरे काम का पता तो है। अरे बेटा, काम तो होते ही रहेंगे, मगर यूँ इतने इतने दिन के लिए गायब हो जाते हो, दिल हौलता रहता है मेरा। जब तक तुम वापस नहीं आ जाते। आपकी दुआएं हमारे साथ हैं तो हमें भला क्या डर हो सकता है? उसने लाड से बीजान को ठंडा करने की कोशिश की थी। वो सब तो ठीक है, मगर यूँ कोई अपनी नई नवेली दुल्हन को छोड़कर जाता है? बीजान ने उसकी तवज्जो इश्ना की जानब मबसूल करवाई थी। छोड़ने का तो खैर कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। मीर ने एक तिरछी नज़र उस रगे जहाँ पर डाली थी। मीर शाह के पुरतपश लहजे और बात पर चम्मच उसके हाथ से छूटकर प्लेट में गिरा था। मीर ने गहरी नज़र उस पर डाली और उसके सामने वाली अपनी मखसूस कुर्सी संभाली थी। उष्णा के लिए वहाँ बैठना मुहाल हो गया।
मगर ऐसे उठकर जाना भी मुनासिब ना था। सो धड़कते दिल और कांपते हाथों से वो चम्मच थामे सर झुकाए बैठी थी। नाश्ते के बाद आप सबसे एक ज़रूरी बात करनी है, वो सबको आगाह करता नाश्ते में मशगूल हो गया था। सब लॉन में बैठे थे, काफ़ी टाइम बाद इकट्ठे हुए थे सब। मीर क्या बात है बेटा, सब ठीक है ना? काजिम शाह ने उसे खामोश देखकर पूछा था। जी सब ठीक है, बस आपकी एक अदद नई बहू तशरीफ़ ला रही हैं आज हवेली में। उसने अपने मखसूस अंदाज में बात का आगाज़ किया, मगर उसकी आधी अधूरी बात किसी के पल्ले नहीं पड़ी थी। लो, कहाँ तो ये मोहतरम एक के लिए नहीं मान रहा था, अब ऊपर तले दो ले आया है। अरूसा बेगम ने पूरी बात सुने बगैर ही गौहर अफशानी की, जबकि उष्णा साकत सी रह गई थी इस बात पर। जाने क्यों दिल डूब सा गया था और उसके तासुरात मीर शाह की ज़ेरिक निगाहों से छुपे ना रह सके थे। मुझे जिसको लाना था मैं ला चुका हूँ, और उनके बाद तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मीर ने बराह रास्त उष्णा को फोकस करके ये बात कही तो वो पजल सी उंगलियाँ चटखाने लगी थी। फिर क्या बात है मीर, साफ साफ कहो। मीज़ान ने उसे वापस टॉपिक की तरफ मुतवज्जो किया था। ज़ारून निकाह कर चुका है, उसने बहुत आराम से कहा, जैसे मामूल की कोई बात हो। क्या? ज़ारून शाह और निकाह? अरे बच्चा, मैं पूछती हूँ तुम लोगों ने क्या कसम खा लिया कि कोई काम सीधी तरह से नहीं करने? भला ये कोई तरीका हुआ? सारी दुनिया निकाह करती है, मगर इस हवेली के लड़कों ने तो जैसे कसम खा लिया कि हर काम अपने ही तरीके से करना है। और ख़ुद कहाँ है वो? बीजान का पारा हाई हो चुका था। ये सब तो होगा बीजान, आखिर उसी के साथ वो सब भी दमछला बने फिरते हैं। जो ये करता है वही सब वो कर रहे हैं। जैसे खुद किसी को उठा लाया वैसे भी वो बाकी सब भी करेंगे। बाद में ये सबका वकील बन के आ जाता है। वाह क्या कहने हैं। जो भी हो, मेरे ज़मान को सभी जाने क्या क्या कहते हैं, मगर उसने वही किया जो सब ने उसके लिए चुना था। सबकी रजामंदी से तरीके से निकाह किया उसने। अरूसा बेगम को मौका मिल गया था बात का बतंगड़ बनाने का। माजरत के साथ चची साहिबा, ज़मान ने जितनी फर्माबरदारी दिखाई है अब तक वो सबको ही पता है। मैं एक लड़की महिमा की ज़ात को यूँ सबके बीच गुफ्तगू का मौजू नहीं बनाना चाहता, वरना अच्छे से बताता कि क्या कर रहा है वो और क्या नहीं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर सब चुप हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि किसी को कुछ इल्म नहीं है उसकी हरकतों के बारे में। चुप सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि महिमा खुद किसी वजह से चुप है, मगर जिस दिन महिमा जबर के खिलाफ आवाज़ उठाएगी उस दिन सबसे पहले उसके साथ उसका ये भाई खड़ा होगा, चाहे मुखालिफ सारा जहान खड़ा हो। मीर शाह को परवाह नहीं होगी इस बात की। मीर ने रूसा बेगम को 1 मिनट में चुप करवा दिया था। सच कड़वा होता है कि मुसादिक वो वहाँ से वॉकआउट कर गई थी। मीर शाह, तुम्हें पहले से इल्म था निकाह का? काजिम शाह ने संजीदगी से पूछा था। मेरी गैर मौजूदगी में हुआ ये सब। मीर ने जो बात थी बता दी थी। हसन शाह की बेटी होगी यकीनन, काजिम शाह ने घूरते हुए पूछा था। जी, मीर बस इतना ही कह सका था। आप, मैं और बीजान जाएंगे आज शाम उनकी तरफ रुखसती लेने, मीर ने आगे के प्लान से आगाह किया था। और वो नालायक, काजिम शाह का बस नहीं चल रहा था कि ज़ारून सामने हो और वो उसका गला दबा दें। ये मेरा ज़ाती फ़ैसला है, उसे जो करना था कर लिया, अब जो मुझे ठीक लगेगा मैं वही करूँगा। तैयार रहिएगा आप शाम को। हसन शाह मान जाएगा? काजिम शाह ने पुरसोच लहजे में इस्तफसार किया था। उसके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं, वो खुश्क लहजे में कहता उठ खड़ा हुआ था। कमरे में आओ, उसने उठते साथ ही सारे लिहाज बिलाए ताक रखते हुए उष्णा से कहा तो वो नर्वस होती बीजान की ओट में छुपी थी। हमें नहीं जाना बीजान, उसने लरजते कांपते लहजे में मद्दम सा कहा तो मीर शाह के माथे पर बल आए थे। अरे भैया, ऐसे कैसे भेज दे तुम्हारे कमरे में? बीजान ने उष्णा को बाहों के हल्के में लेते हुए मीर को लुटारा था। तो कैसे भेजेंगी? मीर को उलझन हुई थी। अभी सिर्फ निकाह हुआ है, लड़के रुखसती नहीं हुई। तो अब कर दे रुखसत, मीर ने आराम से कहा, जबकि अब वो कांपना शुरू हो चुकी थी। सब्र से काम लो, मुराद के साथ तुम्हारा भी वलीमा करेंगे तो रुखसत कर देंगे, बीजान ने आराम से प्लान बताया था। मुराद की शादी में 1 महीना है अभी, मीर ने जैसे उन्हें याद दिलाया था। हाँ तो वो भी उसी की दादी थी, अभी तो वो इन सब के हाथ आया था। मैं तब तक वेट नहीं कर सकता, आप इन्हें अभी मेरे साथ रुखसत करें, मीर ने इतने ही आराम से कहा था, जबकि उसकी बात पर सबके मुंह खुले रह गए थे कि मीर शाह ही है ना। कहाँ वो इतना रिजर्व रूट सा बंदा और कहाँ ये। उन्हें यकीन करने में तामिल हो रहा था कि ऐसी बात उन्होंने मीर शाह के मुँह से ही सुनी है। मर्द हजरात मुँह नीचे किए मुस्कुरा दिए थे, जबकि ख़वातीन अभी तक हैरान थीं। हट बेशरम, बड़ों के सामने ऐसी बात करता है कोई? बीजान ने से शर्मिंदा करने की अपनी सी कोशिश की थी। ओके देन, मैं आप सबकी मौजूदगी में खुद ही रुखसत करवा कर ले जाता हूँ। ये कहते हुए उसे आगे बढ़कर उष्णा का बाजू थामा और अंदर को चल दिया था। उष्णा जब तक संभलती कि उसके साथ क्या हुआ है, मीर ने उसे रूम में लाकर दरवाज़ा बंद किया तो उसे होश आया था। छोड़े हमें, दूर रहें प्लीज़। वो हज़ियानी कैफियत में उसे दूर होती दीवार से जा लगी थी। वो कदम कदम चलता उसकी तरफ बढ़ा था। खबरदार, मुझे छुआ तो मैं मार डालूंगी, जान ले लूँगी आपकी, जान ले लूँगी मैं अपनी। वो रोते हुए फनकारी थी। वो चुपचाप उसे देखता रहा, कपकपाते लरजते होंठ, नम आँखें जो ज़ोर से मींची हुई थी। मीर जानता था उसके लिए ये सब बहुत भयानक है, मगर उसे अब मज़ीद वक्त नहीं दे सकता था। उसे अब आहिस्ता आहिस्ता एहसास दिलाना था उसके और अपने रिश्ते का।
इस ताल्लुक़ को जितना गलत दिखाया गया था, जितना डर और खौफ उसके जहन में भरा गया था, मीर शाह को वो बहुत समझदारी से दूर करना था। उसे इस रिश्ते की पाकीज़गी का एहसास दिलाना था। उसने झटके से उसके गिर्द बाजू फैलाते उसे अपने सीने में बींचा था। उष्णा को लगा अंगारों ने उसे अपनी लपेट में ले लिया हो। उसने शदीद मुज़ाहमत की, दोनों हाथों से उसे खुद से दूर करने की कोशिश की। छोड़े मुझे, वो चिल्लाई, मगर उसकी गिरफ्त से निकलना मुमकिन ना था। उसने उसके कंधे पर अपने नाजुक हाथों से मुक्के बरसाए, मगर उससे भी कुछ अफाका न हुआ था। उल्टा उसकी हरकत पर वो ज़ेरे लब मुस्कुराया था। उसकी मज़ाहमत की परवाह किए बगैर उसका सर अपने सीने से लगाए उसके बाल सहलाने लगा था, क्योंकि वो जानता था जिस खौफ के ज़ेरे असर उसने 4 साल गुजारे हैं उसे कैसे ख़त्म करना है। वो उसके सर को थपकता रहा था। अब वो मज़ीद मज़ाहमत तरके रोने में मशगूल थी और वो आराम से आंखें मूंदे उसे महसूस करने में मसरूफ़ था। जब उसके हवास बिल्कुल काम करना छोड़ गए तो उसकी बाहों में झूल गई थी। मीर ने आराम से उसे उठाकर बेड पर लिटाया, उस पर कंबल ठीक किया और दूसरी जानब अपनी जगह पर आकर उसे खींचकर अपनी गिरफ्त में लिया था। उसका सर अपने सीने पर रखा और आंखें बंद कर लीं। वो इस वक्त सिर्फ सुकून चाहता था, जो अब सिर्फ उसकी मताए जान की पनाहों में था। सारी रात का जगा हुआ था और कुछ पिछले दिनों की ख्वारी वो जल्द ही नींद की वादियों में उतर गया। जाने कितना वक्त गुजर गया था। कमरे में अंधेरा छाया हुआ था। दबेज पर्दों ने खिड़कियों से आने वाली रोशनी को रोक रखा था। वो गायब दिमागी से लेटी हुई थी। जब आहिस्ता आहिस्ता शऊर की मंजिलें अबूर करती होश में आई तो पता चला कि वो उसके कितना करीब लेटा हुआ था। उसने कभी बाज़ाब्ता उससे मोहब्बत का इजहार नहीं किया था, मगर बहुत थोड़े अरसे में ही उष्णा पर यह वाक़या कर दिया था कि वो उसके लिए क्या अहमियत रखती है। वो शायद लफ्ज़ी बातों से ज़्यादा अमल करने पर यकीन रखता था। वो एक ट्रांस की कैफियत में उसे देखेगी। वो शानदार सा मर्द उसके इतने करीब था जिसकी आंखों की लपक उसे दूर से ही झुलसा देती थी। हर डर, हर खौफ भुला दें, सिर्फ इतना याद रखे कि मीर शाह आपको कभी हर्ट नहीं करेगा। उष्णा के कानों में उसका चट्टानों जैसा मजबूत लहजा गूंजा था। पहली बार उसके दिल ने बीट मिस की। फिर खुद ही वो शर्मा सी गई थी। उसकी गिरफ्त में खिसमिस आई, मगर वो टस से मस ना हुआ था। नींद में भी उष्णा पर उसकी गिरफ्त मजबूत थी। वो कोशिश के बावजूद भी उसके बाहों का हल्का तोड़ ना पाई थी। जब खुमार में डूबी उस साहिर ने अपनी आंखें वाकी, उसे अपनी गिरफ्त में इतने पास देखकर एक जानदार मुस्कुराहट ने मीर शाह के लबों का अहाता किया था। उसे इस तरह बरफ्तगी से देखने और मुस्कुराने पर वो नर्वस होती दूर होने की तगदू करने लगी। उसकी नज़रों से ही उष्णा के दांतों तले पसीना आया था। उशन, मीर शाह की जज्बात में डूबी आवाज़ पर उसका दिल सुकड़ कर फैला था। सुइसामुई, भोजन लहजे में कहते मीर ने उसके बालों पर लब रखे उसे खुद में बींचा था। उसने क्या कहा ये तो उष्णा ना जान पाई थी, मगर उसके इस तरह साथ लगाने पर उष्णा को मीर शाह का दिल अपने कानों में धड़कता हुआ महसूस हुआ था, जबकि उसकी अपनी धड़कनें मुंतशिर हो रही थीं। वो उसकी शिद्दतों से आत्मई हुई जा रही थी। ज़ुबान जैसे तालू से चिपक गई थी। उष्णा की मज़ाहमत का उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। जब मीर को अपने सीने पर गरम गरम आंसू गिरते महसूस हुए तो वो खुद पर काबू पाता पीछे हटा था, मगर उसे अपनी गिरफ्त से आज़ाद ना किया था। हे माई गर्ल, डोंट। उसने नरमी से उसके आंसू साफ किए तो वो झिझक कर पीछे हुई थी। शाम हो गई है। उष्णा को जब और कुछ समझ ना आया तो उसको खुद पर से ध्यान हटाने को कहा था, और शायद ये पहला बाज़ाब्ता जुमला था जो उसने मीर शाह से बोला था। मीर को खुशगवार हैरत हुई थी। ओके, अभी तो मुझे जाना है, फिर मिलते हैं रात को। मीर शाह ने उसके पीछे आकर उसके कान में सरगोशी की तो उछल कर दूर हटी थी, जबकि वो इंतहाई दिलफरेब अंदाज में आंख पिंक करता वॉशरूम में जा घुसा था। उष्णा जो उसकी सरकत पर मुंह खोले खड़ी थी, फिर भागने में ही आफियत जानी और ब्रेक इरहा के कमरे में आकर लगाई थी। अहम कैसे गुजरी पिया के संग दोपहर, इरहा ने उसे शरीर अंदाज में छेड़ा था। उसकी बात पर उष्णा का चेहरा सुरकंदारी हुआ था। वो बेसाख्ता हाथों में चेहरा छुपा गई। आप होश में तो हैं? क्या बकवास है ये? हसन शाह हत्थे से उखड़ गए थे जबकि कासिम शाह से इस लहजे में बात करने पर मीर शाह का असली गुस्सा उठ कर आया था। मिस्टर हसन, मैं उम्रों का लिहाज पे एक हद तक ही करता हूँ। बेहतर होगा आप अपने लहजे पर कंट्रोल रखें। मीर ने उसे वॉर्न किया था। मगर मैं इस निकाह को नहीं मानता। पहले आपके बेटे ने ज़ोर ज़बरदस्ती की और अब दीदा दिलेरी देखिए कि आप लोग मेरी बेटी को लेने आ गए हैं। वाह! हसन शाह ने ताली बजाकर दाद दी थी। आप माने या ना माने, मगर निकाह तो हुआ है और आपकी मौजूदगी में हुआ है। अब वो आपकी बेटी होने के साथ साथ शाह हवेली की बहू भी है। मीर शाह बहुत ज़बत से काम ले रहा था। हम खुला लेंगे, बल्कि आप सबके खिलाफ FIR कटवाएंगे। आप सब मिले हुए हैं, मिलकर किया है आप सब ने, और मेरी बेटी वही करेगी जो मैं उसे कहूँगा। मिस्टर हसन, आपको वाकई लगता है कि हम आपको ये सब करने देंगे? खैर से आपका दामाद खुद SSP है। हमारा तो रोज़ का आना जाना है। थाने कचहरियों में आप हमें मत डराएं FIR से, और जहाँ तक खुला की बात है हम होने नहीं देंगे। बाकी अपना आप ये शौक़ पूरा करने, सुनने में तो आया है कि 1-2 बार पहले भी कोशिश कर चुके हैं आप। मीर ने उसे साफ चिढ़ाया था
और हाँ, एक और बात याद रखिएगा, जिसके खिलाफ एफआईआर कटवाने का इरादा है, ये ना हो वो भी किसी पुराने केस की फाइल खुलवा ले, जिसको हमने खुद ही किसी मसलहत के तहत बंद करवाया था। फिर क्या मुंह दिखाएंगे आप अपनी बेटी को? मीर शाह ने उसे बहुत कुछ बावर करवाते उसकी शहरक पर पाँव रखा था। वो जो तब से उछल रहा था, मीर शाह की बात पर झाग की मानत बैठ गया था। आप हमें कानून मत समझाएं, जाकर अपनी बेटी को समझाएं आप, क्योंकि हम आए हैं तो लड़की साथ लेकर ही जाएंगे। मेरी बेटी नहीं जाएगी, मैं उसे किसी बदले की भेंट नहीं चढ़ने दूंगा। हम भी किसी बेगुनाह लड़की को इस बदले की भेंट नहीं चढ़ने देना चाहते, इसीलिए लेने आए हैं, वरना वो ना आपकी बेटी को कभी लेने आएगा और ना ही वो उसे किसी और के लिए छोड़ेगा। फिर शौक़ से बिठाई रखिएगा अपनी बेटी को। मुझे सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए। हसन शाह को फिल वक्त कुछ सोच नहीं रहा था। सोच लें और अपनी बेटी से बात कर लें, मगर मैंने कहा ना कि हम आए हैं तो जो हमारा है वो लेकर ही जाएंगे, मीर ने ठंडे ठार लहजे में कहा था। बाबा, हम हरगिज़ नहीं जाएंगे। और आपने कैसे मान ली उनकी बात? हुरिया तो सुनते ही हत्थे से उखड़ गई थी। बेटा, फ़िलहाल तुम उनके साथ चली जाओ, मैं बहुत जल्द तुम्हें वहाँ से निकाल लूँगा। मगर बाबा, अगर मगर का वक्त नहीं है, अपने बाबा पर यकीन है ना, तो जैसा कहूँ वैसा ही करना। कोई ज़रूरत नहीं है वहाँ किसी से भी कोई बात करने की, बस खुद को अपने कमरे तक महदूद रखना। वहाँ सबको उनकी औकात में ही रखना। याद रखना कि उन लोगों ने अपने बेटे के साथ मिलकर तुम्हारे साथ ये सब किया है। बस कुछ दिनों की बात है, मैं अपनी बेटी को वापस बुला लूँगा। अब जल्दी से अपनी ज़रूरी चीज़ें ले लो, वो लोग बाहर वेट कर रहे हैं। फिर हुरिया हसन शाह के पढ़ाए गए सबक के मुताबिक शराफत से उनके साथ चली आई थी। शाह हवेली में उसका बहुत अच्छे से इस्तकबाल किया गया। बीजान ने उसकी हज़ारों बलाएँ ली। माशाल्लाह, बहुत प्यारी बेटी है, बिल्कुल अपने नाम की तरह हूर है मेरी बच्ची। जबकि वो बेजार सी शक्ल बनाई बैठी रही थी। महिमा इतनी प्यारी सी भाभी के आ जाने पर दिल से अपने भाई के लिए खुश थी। कितना प्यारा भाई था उसका। हमेशा उसने महिमा का खुद से बढ़कर ख्याल रखा। उसकी हर ज़रूरत, उसकी हर ख्वाहिश को खुद से पहले रखा था। ज़मान जैसे बदकमाश बंदे के साथ शादी करने के लिए भी वो इसलिए राज़ी हो गई थी कि उसे 2-4 बार धमकी दे चुका था कि उसके भाई को नुकसान पहुंचा देगा। वो कैसे अपने भाई की जान को ख़तरे में डाल सकती थी? वो भाई जो उसका साया बना रहा था हमेशा। अब महिमा की बारी थी। ज़मान भले ही सिर्फ धमकियाँ दे रहा होगा, मगर वो अपने भाई के मामले में रिस्क नहीं लेना चाहती थी। दूसरा, रूसा बेगम एक पल लगाती उन्हें उनकी औकात याद दिलाने में कि वो उनके दर पर पड़े हैं। उसने सोचा था कि वो अपनी तवज्जो से, सलीके और बर्दाश्त से ज़मान को सुधार लेगी, मगर उसकी किस्मत के कुछ भी वैसा ना हुआ था। उसके इस फैसले पर अब भी वो कितना परेशान रहता था। उसकी वजह से महिमा उसे बहुत सी तसल्लियाँ देकर चुप करवा देती थी। शुक्र था कि उसके भाई की ज़िंदगी में कोई आ गई थी। वो दिल से दुआगो थी अपने भाई के लिए। फिर मीर के इशारे पर उसे ज़ारून के कमरे में भेज दिया गया। कमरा बहुत नफीस और कुशादा था। सामने ही ज़ारून की इन लार्ज साइज़ की पोर्ट्रेट लगी देखकर वो समझ गई थी कि वो कमरा किसका है। उसे आगे बढ़कर मिनटों में कमरे का हशर नशर कर दिया था, जैसे सामने बेजान चीज़ें नहीं बल्कि ज़ारून हो। तुम्हारी ज़िंदगी जहन्नम ना बना दे तो मेरा नाम भी हुरिया हसन शाह नहीं। वो गायबाना उसे वार्न करती धब से बेड पर गिरी थी। मीर की तरफ से सिग्नल मिलने पर उसने ज़ारून को हवेली चलने को कहा था, जबकि ज़ारून जानता था कि भाई ने सबको बता दिया होगा और वो घर वालों का सामना करने की पोजीशन में ना था भी। चल ना यार ब्रो, सबको खुद ही हैंडल कर लेंगे, परेशानी की क्या बात है इसमें। उन्होंने बुलाया है तो साफ जाहिर है कि वो सब सॉर्ट आउट कर चुके हैं, सो रिलैक्स और चल। रात के तकरीबन 12 बजे वो दोनों हवेली एंटर हुए थे। सर शुक्र के सब सो चुके थे। बेस्ट ऑफ लक, आहान ने मुस्कुराते हुए उसे छेड़ा। वो किस खुशी में? ज़ारून को समझ आया था। अरे यार, सुबह तुझे सब घर वालों को फेस जो करना है इसलिए बोला। आहान ने जल्दी से बात बदली थी। सुबह की सुबह देखेंगे, अभी तो चल के सोते हैं। ज़ारून ने जैसे नाक से मक्खी उड़ाई थी। हो सकता है ब्रो ने रात का भी कोई इंतज़ाम कर रखा हो तेरे लिए, सो देहान से जाना। आहान मारनी खेजी से कहता अपने कमरे की तरफ बढ़ गया था, जबकि ज़ारून अभी तक उसकी बात समझने की कोशिश कर रहा था। जब कुछ पल्ले ना पड़ा तो सर झटक कर चल दिया था, मगर रूम की लाइट ऑन होते ही जो मंजर उसे नज़र आया वो उसका खून खौलाने को काफ़ी था। कमरा इस वक्त ऐसे था जैसे चोर फिर के गए हों। हर चीज़ इधर उधर बिखरी पड़ी थी। उसके परफ्यूम्स, बॉडी स्प्रे, हेयर ब्रश, जेल, जगह जगह बिखरी उसकी जीन्स, शर्ट्स, कोट, टाइज, फाइल्स, तकिए और कुशन। बेड की शीट आधी ज़मीन पर लड़क रही थी और आधी ऊपर थी। कमरा क्या कबाड़ खाना लग रहा था, जबकि वो मोहतरमा मज़े से ब्लैंकेट ओढ़े ख्वाब खरगोश के मज़े ले रही थी। ज़ारून ने इंतहाई तेज़ से आगे बढ़कर बाजू से पकड़कर उसे उठाकर बिठाया था। वो नींद में झूलती चरसियों की तरह फिर से डह गई थी जब भी उसने फिर से खींच कर उठाया था। बाबा जाने थोड़ा और सोने दे प्लीज़। वो आंखें खोले बिना ही नींद में बड़बड़ाई थी। ज़रा आंखें खोलकर देखने की जहमत कर लें तो पता चल जाए कि बाबा जाने के दामाद जाने का कमरा है ये। वो चबा चबा कर बोला और झंझोड़ कर उसे सीधा बिठाया था। तो हुरिया की नींद भग से उड़ी। वो अपनी बड़ी बड़ी आंखें खोले उसे देखते हुए सिचुएशन को समझने की कोशिश में थी। अगर मुझे निहार लिया हो तो बताना पसंद करोगी कि मेरे कमरे के साथ इस तकरीबकारी का मतलब, और यहाँ क्या कर रही हो तुम? वो हुर्राया।
उसका बस नहीं चल रहा था कि उठाकर खिड़की से नीचे लॉन में फेंक दे उसे। ओह हेलो मिस्टर, मुझे भी कोई शौक नहीं था इधर आने का, और ना मैं मरी जा रही थी तुम्हारे सो कॉल्ड कमरे में आने को। बेहतर होगा अपने घर वालों से पूछो जाकर जो मुझे लेकर आए हैं। इल मैनर्ड इंसान, तुम सबके सामने तुम सबके सब जिसे देखो ज़बरदस्ती अपनी मर्ज़ी दूसरों पर थोपता फिर रहा है। वो भी बिना लिहाज रख के खुल के बोली थी, शट अप, मेरे घर वालों के बारे में बोलते हुए ख़ास ख्याल रखना और उठकर ये सब समेटो। मैं जब शॉवर लेकर निकलूँ तो सब अपनी जगह पर होना चाहिए। नौकर नहीं हूँ मैं तुम्हारी, वो तड़क कर बोली थी। चलो देखते हैं, फिर मैं आता हूँ 10 मिनट में। वो कपड़े उठाए वॉशरूम में जा घुसा था, जबकि हुरिया उसकी वार्निंग को सुनी अनसुनी करती आराम से कंबल लपेट कर फिर से सो गई थी। करीब 15 मिनट बाद जब वो ब्लू ट्राउज़र शर्ट पहने टॉवल से बाल रगड़ते हुए बाहर निकला तो सब वैसा ही पड़ा था, और मैडम पूरी दीदा दिलेरी के साथ उसके बेड पर कब्जा जमाए पिसर कर सोई हुई थी। ज़रूर ने गुस्से से तौलिया स्टैंड पर डाला और आगे बढ़कर कंबल उसके ऊपर से खींचा, मगर कोई असर न हुआ था। जबकि उसका पर्पल सिल्क का खुला सा ट्राउज़र जब ऊपर होकर उसकी गूंदे गए मेहंदी की जैसी नरमो मुलायम गौरी पिंडलियों को अनाया कर रहा था। उसने फ़ौरन नजरें फेरी और इस बार उसको बाजू से पकड़कर अपने सामने घसीट कर खड़ा किया था। मैंने कुछ कहा था तुम्हें? वो लड़की ज़रून का ज़ब्त आजमा रही थी अब के। मैंने भी जवाब में कुछ कहा था, वो दो बदू बोली। ओके, तुम ज़रा रिपीट करो कि अपनी बात कि तुमने क्या कहा था, क्योंकि तब मैंने सुनना ज़रूरी नहीं समझा था। मैं तुम्हारी नौकर नहीं हूँ, अब सुन लिया? हुरिया ने एक एक लफ्ज़ पर ज़ोर देकर रिपीट किया था। तो फिर तुम क्या हो मेरी? एकदम वो उसकी तरफ झुकते हुए बोला था। नम बालों से उठती शैम्पू की खुशबू, पुरकशिश नकूश, हल्की बियर्ड, घनी मूंछों तले बिंचे हुए पिंक होंठ। उसे हैरत हुई क्योंकि उसने इतने पिंक होंठ लड़कों के नहीं देखे थे पहले। उसके मिजाज की तरह तीखी नाक, बुलाशपा, वो किसी भी लड़की का ड्रीम बॉय हो सकता था। इतने गौर से मत देखो, अक्सर लड़कियां मेरे प्यार में पड़ जाती हैं मुझे देखने के बाद। बहुत पास ज़रून की तमस्कर उड़ाती आवाज़ पर वो होश में आई थी। हाँ, ये मुँह और मसूर की दाल, वो अपनी छप मिटाने को मुँह बिगाड़ कर बोली थी। खैर साफ़ करो ये सब फ़ौरन, ज़रून ने बेड पर नीम दराज होते हुए उसे ऑर्डर लगाया था। मुलाजमा से करवा लेना, मुझे नहीं आता ये सब, हमारे घर मुलाजिम करते हैं सब काम। वो कहकर आगे बढ़ने लगी जब अचानक ज़रून ने उसे झटका देकर खुद से नज़दीक किया था। ये क्या बदतमीज़ी है, वो छटपटाई थी। जब बिखेरना आता है तो समेटना क्यों नहीं आता, और अगर मुलाजमा वाला काम नहीं होता तो चलो बीवी वाला काम कर लो, वो तो कर ही लोगी। इस कदर मायनी खेज बात पर हुरिया को लगा उसका सारा खून न चढ़कर चेहरे पर सिमट आया हो। ज़रून को पता था कि ये तरीका काम कर जाएगा। चॉइस इज़ योर्स, उससे मुस्कुराहट दबाते हुए इसके चेहरे के जाविये देखे थे। बहुत ही कोई घटिया तरीका है ये, वो हवास बहाल करते हुए बोली। था तो, ज़रून ने अब्रूज काई थी। दफ़ा हो तुम जाके, उसने भी अब के ज़रून की आंखों में आंखें डालकर कहा था। यकलख्ती ज़रून ने उसे बेड पर गिराया और उस पर झुका था। माइंड योर लैंग्वेज लेडी, छोड़ो मुझे, जंगली कहीं के। उसे अपने हाथ छुड़वाने की कोशिश की जो वो बेड से लगाए हुए था। जब काफ़ी ज़ोर आजमाई के बाद भी रिहाई ना हुई तो उसने कोशिश तर्क कर दी थी। जब भी वो शराफत से पीछे हटा, उठो और समेटो इस सबको। अब की बार हुरिया ने बिना कोई मुज़ाहमत किए चीज़ें उठाकर अपनी अपनी जगह पर रखना शुरू की थी। जब भी बेदहानी में उसका पाँव स्प्रे बोतल पर आया, नीचे वो स्लिप होकर दबीस कालीन पर पड़ी थी। ज़रून का कहका बेसाख्ता था। ज़्यादा गुस्सा भी सेहत के लिए ठीक नहीं होता। बहुत मुश्किल से वो अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए बोला था, जबकि उसके सामने गिरने पर वो शर्म से मरने को थी। जब भी गुस्से से फनकारी, मरो तुम कहीं जाकर। खैर अब इतना भी जालिम नहीं हूँ कि भरी जवानी में तुम्हें बेवा कर दूँ, उसे चिढ़ाते हुए कहा था। जवाबन उसने वही मनहूस स्प्रे बोतल उठाकर उसे मारी जो वो बहुत तेज़ी से कैच कर चुका था। सुबह सुबह कासिम शाह, दराब शाह, अहान, मुराद और मीर शाह ज़रून पर नजरें जमाए बैठे थे, जो कि उनके कल के फैसले पर बिल्कुल भी खुश नहीं था। यह आपने अच्छा नहीं किया भाई, उसने नरूठे अंदाज में मीर को देखकर कहा। कोई भी फ़ैसला लेने के लिए 3 महीने काफ़ी होते हैं ज़रून शाह, और मैंने तुम्हें पहले कहा था कि खुद अपने लिए फ़ैसला कर लो, बाद में मुझसे गिला ना करना कि मुझे मौका नहीं दिया गया। मीर ने बहुत आराम से उसे याद दहानी करवाई थी। मगर मैं उसे नहीं रखना चाहता, उसको जब भी देखता हूँ उसका बाप नज़र आता है मुझे। मैं मज़ीद कुछ गलत ना कर जाऊँ उसके साथ, उसे झंझलाते हुए अंदाज में कहा था। तो फिर छोड़ दो, सिंपल। मैं उसे वापस छोड़ आऊँगा और उसका बाप भी यही चाहता है। मीर ने जानबूझकर ज़ारून के सामने हसन शाह का इरादा जाहिर किया, क्योंकि वो जानता था कि किसको किस तरह काबू करना है, कहाँ कौन सी बात करनी है, और हस्बे तवक्को निशाना बिल्कुल ठीक लगा था। हसन शाह का नाम सुनते ही उसकी आंखों से शरारे फूटने लगे थे। अब अगर तुम ही हसन शाह की मंशा के मुताबिक ये सब करना चाहते हो तो शौक से करो, वरना हसन शाह की बेटी को यहाँ रखना उसके लिए सबसे बड़ी सज़ा होगी। मीर शाह ने उसे गुर की बात बताई थी। तो ठीक है, लेकिन अगर वो उस बुढ़े से मिलने गई तो इस हवेली में दोबारा उसके लिए कोई जगह ना होगी। ये बात समझा दीजिएगा उसे। हम क्यों समझाएं भाई, तुम खुद ही समझा देना, उन्होंने आराम से दामन बचाया था।
ज़ारून खामोशी से कुछ सोचता हुआ कमरे से निकल गया। मेरे सब ठीक रहेगा, कहीं वो बदले के चक्कर में अपने साथ साथ उस बच्ची के साथ कुछ गलत ना कर दे। हम भी बेटियों वाले हैं। काजिम शायद सब पर मुतमईन नहीं थे। दादाजान, हमारे पास और कोई चारा नहीं, और उनके दरमियान जो रिश्ता बन चुका है वो अपने आप में बहुत ताकत रखता है। शुरू शुरू में दोनों चुटलाएंगे भी और चटपटाएंगे भी, मगर बहुत जल्द दोनों इस रिश्ते के आगे सरेंडर कर देंगे। मीरशा की बात में वज़न था। बाकी आप बेजान पर छोड़ दें, वो घर के मामलात को जिस तरह समझदारी से हैंडल करती हैं, और हवेली में उसकी हम उम्र लड़कियाँ मौजूद हैं, सब मिलकर कोशिश करेंगे तो बहुत जल्द हुरिया इस घर में एडजस्ट हो जाएगी। बाकी ज़ारून की ब्रेन वाशिंग के लिए हम सब मौजूद हैं। हम उसे यूँ अपने साथ ज़्यादती करने नहीं देंगे। बहुत जल्द वो नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ लौट आएगा। रही बात हसन शाह की, तो उसको अपनी बेटी एक न एक दिन तो किसी न किसी के साथ ब्याहनी थी। हाँ, ज़ारून शाह के साथ तो उसने खैर सोचा भी ना होगा। अब इतना तो उसे भी बर्दाश्त करना पड़ेगा, क्योंकि वो इससे भी ज़्यादा सज़ा का मुस्तहिक है। सबने ही उसकी बातों से एग्री किया था। बरखुदा, तुम्हारे क्या इरादे आगे के? खैर से अब तो पढ़ाई भी मुकम्मल हो गई है और जॉब भी बहुत अच्छी है तुम्हारी। अब तो कोई बहाना नहीं रहा। शादी वादी का क्या सोचा है? कोई लड़की देख रखी है तो भी बिला झिझक बता दो, वरना तुम्हारी बीजान के ज़िम्मे लगाते हैं ये काम। मेरे ख्याल में बहुत फिर लिया कवारे। ज़ारून का मसला हल हुआ तो काजिम शाह ने अहान को घेर लिया था। अहान ने गड़बड़ाकर पहलू बदला, जबकि मीर ने एक गहरी नज़र उस पर डाली। बचपन से साथ था वो इन सब के, और उसने अहान के किरदार में कहीं कोई जोल नहीं देखा था। कोई शक नहीं था कि वो जिसका भी हम सफ़र होता वो खुश नसीब ठहर थी। सूरत सीरत वो किसी मामले में भी कम ना था। मीर शाह को उससे ख़ास लगाव था। वो अहान और महिमा के लिए बहुत कुछ कर सकता था अगर इन दोनों में से एक भी खुद अपने लिए आवाज़ बुलंद करता, मगर अहान ने अपनी सारी काबिलियत, अपनी शख्सियत को एक साइड पर रखकर ख़ुद को मुलाजमों की लिस्ट से निकालने की कोशिश ही नहीं की कभी। और दूसरी तरफ महिमा चाहे अहान के जज्बात से बाकी सब की तरह ना आशना थी, मगर फिर भी उसे अपने लिए बोलना चाहिए था। लेकिन उसने भी खुद को इस हवेली के एहसानों तले दबा हुआ समझकर चुपचाप ज़मान जैसे इंसान को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लिया। वो कैसे कुछ करता जब दोनों ही खुद में हिम्मत नहीं कर रहे थे। आज भी महिमा खुद तरसी का शिकार होकर ज़मान का जबर बर्दाश्त कर रही थी, मगर अपने लिए किसी से बात नहीं करेगी। यहाँ तक कि अपने भाई से भी सब छुपा रही थी। उसी कस्मों वादों में जकड़कर खामोश करवाती रहती थी। और अहान बरसों बाद आज भी वैसे ही अपने जज्बात अपने दिल में छुपाए अकेला ही इस खारदार रास्ते पर बिना किसी मंजिल का तयन किए चल रहा था। जाने क्या होना था आगे। नहीं दादाजान, अभी ऐसा कोई इरादा नहीं। प्लीज़ आप बीजान से ऐसा कुछ मत कहिएगा, वरना आपकी ज़ौजा मोहतरमा मेरी जान को आ जाएंगी। अहान ने दिल पर लगे हर वक्त रस्ते ज़ख्मों से निगाह चुराते हुए ख़ुद को कदरे संभाल कर कहा था, और आखिर में अपनी तरफ से दहान हटाने को काजिम शाह को छेड़ा था। सब कहका लगा कर हंस दिए थे। मीर शाह माथा मसलते हुए वहाँ से उठकर अपने कमरे में दाखिल हुआ तो गुस्सा सवा नेज़े पर पहुँचा था। वो कल शाम से गायब थी, रात भी कमरे में नहीं आई थी। उष्णा की सरकत ने मीर को बेहद तैश दिलाया था। वो बेदिली से तैयार होता हवेली से निकलता चला गया। जी, तो ये थी हमारी आज की एपिसोड नंबर 2। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने एंजॉय की होगी, और अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। और एक्चुअली मैंने बहुत एंजॉय करते हुए नावल रिकॉर्ड किया, और मुझे बहुत मज़ा आया आज की एपिसोड में। बाकी मेन चीज़ बताती हूँ कि जो अभी स्केजुअल सेट हो रहा है वो किस तरह है, वरना मुझे पक्का यकीन है मैं कभी भी इतनी खुश हो के इतना एंजॉय करते हुए कभी रिकॉर्ड नहीं कर सकती थी, क्योंकि मुझे आप लोगों पे यकीन है कि आप लोग मुझे अच्छा रिस्पांस नहीं देने वाले। खैर, उम्मीद पे दुनिया कायम है, थोड़ा सा उम्मीद भी है कि शायद आप लोग अच्छा रिस्पांस दे दो। एक्चुअली आज मैंने एपिसोड 2 रिकॉर्ड की है अभी, और आज मतलब कह लें कि अभी 7 बजे हैं, और आज 7 बजे आपको एपिसोड 1 मिल रही है, और मैं 2 रिकॉर्ड कर चुकी हूँ। ठीक है, मतलब मेरे पास एक एडवांस डे रिकॉर्डिंग है, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि 12 रबीउल अव्वल को मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकूँगी, मसरूफियात ज़्यादा होती हैं, तो वैसे मैं नहीं कर पाई। लेकिन फिर रात को जब मैं फ्री हुई तो मैंने फिर नावल की फ़र्स्ट एपिसोड 12 रबीउल अव्वल की रात को ही रिकॉर्ड कर ली थी, और उस दिन मैंने आप लोग को एक लॉन्ग नावल सुरखांचल अपलोड कर दिया था। तो इस वजह से आज मैंने दूसरी एपिसोड रिकॉर्ड कर ली हुई है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग फ़र्स्ट एपिसोड एंजॉय कर रहे होगे, अच्छा रिस्पांस दीजिएगा। और सेकंड अब मैं रिकॉर्ड कर चुकी हूँ, अभी आप लोगों के रिस्पांस देखूँगी फ़र्स्ट एपिसोड पे भी कैसा आता है, फिर आप लोगों को सेकंड एपिसोड मिलेगी। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और लिटरली मुझे जो मीर शाह का करैक्टर है ना वो बहुत पसंद है। मतलब अपने रिश्तों को लेकर वो कितना पोजेसिव है, कितना केयरिंग है, मतलब अपने भाइयों का ध्यान रखता है, फिर अपनी फीलिंग्स से भी जान नहीं छुड़ाई, उसे भी मोहब्बत है तो है। और मतलब वो उसके जो सीन्स हैं ना मुझे बहुत कमाल के लगते हैं। आप लोग भी बताइएगा कि आप लोगों को कौन ज़्यादा पसंद है। वैसे तो हान का करैक्टर भी बहुत मज़े का है, ज़ारून का भी बहुत मज़े का है, लेकिन मीर शाह तो मीर शाह है। मुराद का क्या बनेगा, मुराद का भी मुझे टेंशन लगी हुई है कि मुराद का क्या होने वाला है। आप लोग ज़रूर बताइएगा।
आप सबकी राय का, आप सबके कमेंट्स का मैं बेसब्री से इंतज़ार करूँगी। अच्छा रिस्पांस दीजिएगा। इसके अलावा जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको मिलती रहे। लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलें, ठीक है। तो चले हम अपने कमेंट सेक्शन देखते हैं, फिर अपनी वीडियो एंड करेंगे। जी तो चले हम कमेंट सेक्शन देखते हैं। शासिया कह रही हैं वालेकुम अस्सलाम सिस, कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शासिया आप कैसी हैं? नॉवल अच्छा है, अभी स्टार्ट किया है पर पहले पढ़ा हुआ है, पर आपकी वॉइस में सुनूंगी यकीनन मज़ा आएगा, पर तबीयत की वजह से टाइम लगेगा सुनने में, इसलिए सोचा कमेंट कर दूं। चलिए आप आहिस्ता आहिस्ता सुने, जब आप कंप्लीट सुन लें तो मुझे एक लॉन्ग सा और मज़ेदार सा रिव्यू लाजमी दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच शासिया। आयशा ने लाइक किया है, थैंक यू वेरी मच आयशा। वैसे मेरे चैनल पर 5-6 आयशा है, मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। आयशा, आयशा क्वीन, आयशा शहजाद, आयशा महर, तो मैं वाकई कंफ्यूज हूँ कौन सी आयशा कौन सी वाली है। अगेन आयशा ने लाइक किया, थैंक यू वेरी मच आयशा। हुज़ैफ़ नवाज़ कह रहे हैं ये तानिया ताहिर का नावल है, बेस्ट राइटर है। वाकई बहुत अच्छी राइटर है और मुझे इनका ये नावल बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब इनके सभी नावल्स में मेरा सबसे पहले नंबर पे ये नावल आता है, सुरखांचल, मुझे वाकई बहुत पसंद है। थैंक यू वेरी मच, आपको अच्छा लगा, खुशी हुई। आयशा ने लाइक किया है, थैंक यू आयशा। समीना खातून कह रही हैं 4 वाला नावल शुरू करें, फैमिली बॉन्डिंग। बिल्कुल शुरू कर दिया है और अब आप मुझे अच्छा सा रिस्पांस देना है। आप सब ने मुझे ज़रूर बताना है। एक्चुअली कमेंट सेक्शन भी अब आपका ऐसे हुआ करेगा कि जैसे फ़र्ज़ करें कि फ़र्स्ट एपिसोड मैंने अपलोड की थी तो सेकंड एपिसोड में मैं आप लोगों के कमेंट्स देखती थी ना, तो अब वो सेकंड की बजाय थर्ड एपिसोड में आया करेंगे, ठीक है। क्योंकि मैं एक एडवांस रिकॉर्डिंग कर रही हूँ ना, तो इस वजह से आप लोगों ने परेशान नहीं होना कि आप भी कमेंट्स में हमारे रीड नहीं कर रही हैं या हमारे कमेंट्स आगे पीछे हो रहे हैं। तो वो आपका कमेंट्स अगर आप लोग आज कर रहे हैं तो वो आप लोगों को परसों मिलेंगे, ठीक है। बाकी थैंक यू वेरी मच समीना। मोहम्मद रफ़ीक कह रहे हैं मेरा भी फेवरेट नावल है, आप भी थैंक यू वेरी मच, इन्जॉय करें, ज़रूर बताइएगा कैसा लगा। बहुत ही मज़े का नावल है, थैंक यू वेरी मच। अनम हसन, आपको अच्छा लगा, खुशी हुई, आगे भी अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। निगाह शाह कह रही हैं ख़राब गले की आवाज़ और भी प्यारी लगती है। यार प्यार है आप लोगों का, मैं कसम से बहुत शुक्रगुज़ार होती हूँ आप लोगों की। जब आप लोग ऐसे कॉम्प्लीमेंट देते हैं ना, मुझे लगता है कि मेरी मेहनत वसूल हो जाती है कि आप लोग इतना जब सपोर्ट करते हैं, इतना एडजस्ट करते हैं, तो थैंक यू वेरी मच डियर। मिनबुन, सबसे पहले आप मुझे ये बताएं आप गायब कहाँ थी इतने दिन? आपको पता है मैंने आपको बहुत मिस किया है। ये नावल बहुत ज़्यादा अच्छा है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। आपका अपना ट्रस्ट बढ़ जाता है अल्लाह ताला पर। थैंक यू वेरी मच, आपको अच्छा लगा, खुशी हुई। मैंने तो सुना है आपकी आवाज़ में, और सही बात है, जिब्रान रज के कोई कमीना इंसान है, दूसरा जुहान है। जुहान कौन है? बाकी जिब्रान की तो कोई जुहान में खैर शायद उसका भाई है ना। हाँ बिल्कुल, दोनों ही कमीने थे, मर्द ज़ात बिल्कुल ही अच्छी नहीं दिखाई गई थी इस नावल में। थैंक यू वेरी मच मिनबुन। फिजान कुरैशी कह रहे हैं अना परस्त, अब मैंने रोने लग जाना है, मैंने टक्करें मारनी है दीवार में। मैं आपको रोज़ाना बताती हूँ कि चैनल को थोड़ा सा आप हो लेने दें, उसकी रीच थोड़ी सी बेहतर हो लेने दें। नावल मैंने लिस्ट में ऐड कर दिया है और इंशाल्लाह मैं इसे ज़रूर रिकॉर्ड करूँगी, ठीक है। अनापरस्त ज़रूर रीड करेंगे। दैन सुफियान अहमद कह रहे हैं हद है, इस भाइयों के नेम सुनकर सबकी ही स्टोरी याद आ गई है, बट सलार इज़ ऑलवेज़ बेस्ट। नो डाउट सलार इज़ बेस्ट टेस्ट। जैन का भी ठीक था, मैं मिड में रो रहा था जब उससे मार पड़ी थी, है ना। हुआ ये जो बॉन्डिंग दिखाई है ना, ये हसरत होती है ऐसी बॉन्डिंग की, कसम से आपकी फ़नी नोक चोक वाली। थैंक यू वेरी मच। और बिल्कुल जो आपस में बहन भाइयों की बॉन्डिंग हो या कज़न्स की बॉन्डिंग हो, इसकी बात ही अलग होती है। तो थैंक यू वेरी मच, आपको अच्छा लगा, खुशी हुई, आगे भी आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। आप भी ये नावल वही नहीं जो आपने मुझे रिकमेंड किया था? हाँ ये वही है, पक्का है ये तो, बिल्कुल ये वही है। और मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया था कि 12 रबीउल अव्वल को मुझे टाइम नहीं मिलेगा कि मैं रिकॉर्डिंग कर सकूं, तो मुझे टाइम नहीं मिला एज़ यूजुअल। और बहुत से जो मेरे लिसनर्स हैं वो डिमांड कर रहे थे कि पहले मैंने एक को सजेस्ट किया, फिर हमने जब कमेंट सेक्शन में बात की तो सभी कहने लगे कि आप भी हमने सुनना है, हमें लिंक शेयर करें। तो मैं अगर लिंक शेयर कर भी देती थी तो किसी को एक एपिसोड मिलती थी, दूसरी नहीं मिलती थी, किसी को दूसरी मिलती थी तो चौथी नहीं मिलती थी। तो फिर मैंने इसलिए उसे कंबाइन करके ना एक ही दफ़ा अपलोड कर दिया कि सब इसे एंजॉय कर लें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच मोहम्मद सुफियान। दैन अगेन सुफियान अहमद कह रहे हैं जी वालेकुम अस्सलाम आपी जी, मेरे पास इस नावल के लिए अल्फाज नहीं हैं। जिब्रान को माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए थी, बस ये एक सवाल है। कोई एक लड़की के लिए
उसकी सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ उसकी इज़्ज़त होती है, और यहाँ सवाल इज़्ज़त का था यार आप भी। और अफसोस तो इस बात का था कि आज के दौर में भी ऐसी फैमिलीज़ हैं जो इस तरह खून बहा पर अमल करते हैं। पता नहीं एजुकेटेड लोग भी इस सब पे यकीन क्यों रखते हैं यार। जाहलियत है, सीधी सी जाहलियत है, और लोगों की ज़हनियत पर मुझे इतना अफसोस होता है ना जब इस तरह की कोई चीज़ सुनने को या देखने को मिलती है। और लिटरली बहुत बुरा फील होता है। अगर हम नॉवल स्टोरीज से हट कर भी जाएँ ना रियलिटी में भी, तो मैंने बहुत से लोग ऐसे देखे हैं। हम लोग अक्सर, मैं अपनी नानों के घर जाती हूँ ना, तो वहाँ पर अभी नानों की जो दोस्तें हैं या उनके मोहल्ले की जो आंटियाँ हैं, तो मुझे उन पे बड़ी मतलब हैरत होती है। वो अजीब तरह की बातें करती हैं। अभी ना क्या हुआ, हमारे जो नानू है ना, उनके हमसाए हैं, उनकी एक आपी हैं, और वो मतलब उनकी अभी अभी शादी हुई है। मैं नानू घर गई तो नानू ना मिलवाने लग गई कि ऐसे ऐसे ना ये मेरी नवासी है और ये है वो है। तो मैं उनसे सलाम दुआ की, तो मुझसे पूछने लग गई कि क्या कर रही हैं। तो मैं ना उन्हें बताने लग गई कि आपकी मेरी ना पढ़ाई कंप्लीट हो गई है, तो अब मैं नेक्स्ट एमएस का सोच रही हूँ, और वो पापा ने तो मुझे ये बोला है कि इस्लामाबाद से कर लो या फिर बाहर किसी कंट्री में अप्लाई कर दो। कहती है नहीं नहीं अनाया, बिल्कुल भी मत करना। देखो लोग बड़ी बातें बनाते हैं कि लड़की को अकेला जाने दिया, लड़की को अकेले भेज दिया। एक तो ज़माना बड़ा ख़राब है, और दूसरा अभी तुम अकेली जाओगी तो लोग बातें बनाएंगे। मुझे मतलब वो इतनी अजीब लगी उनकी बात, क्योंकि हमारी फैमिली में ऐसी ना कभी चीज़ हमने देखी है ना कभी सुनी है। और मुझे वाकई उन पर इतनी हैरत हुई कि सिर्फ लोगों के डर से मैं अपनी पढ़ाई छोड़ के बैठ जाऊँ कि लोग मेरे बारे में बात करेंगे कि अकेली लड़की इतनी दूर चली गई है। और लिटरली उस दिन मुझे समझ आया कि ऐसे लोग भी दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। तो बस बात यही है कि अब वो बेचारी का भी, उनका भी कोई कसूर नहीं है। वो ऐसे माहौल में उन्होंने परवरिश पाई है जिनमें लड़की के लिए कोई आवाज़ नहीं उठाता। तो आई थिंक सो कि लड़कियों में इतना शऊर होना चाहिए कि क्या चीज़ बेहतर है, क्या चीज़ नहीं है, क्या चीज़ किस चीज़ पे कंप्रोमाइज़ करना है और किस चीज़ पे कंप्रोमाइज़ नहीं करना है। ठीक है, तो वाकई इज़्ज़त एक वो चीज़ है जिस पे हरगिज़ कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। और जिब्रान की हरकत, मैंने जैसे बताया मैंने नावल नहीं पढ़ा था, और लिटरली मेरा उसके बाद नावल रिकॉर्ड करने का दिल नहीं कर रहा था। मुझे इतना वो सीन बुरा लगा था कि उसके बाद राइटर ने उसे जस्टिफाई ऐसे किया कि इट्स नॉट ए बिग डील, ओके है, खैर है, हो गया, राइटर हीरोइन ने माफ़ कर दिया तो सब ठीक है। क्यों भाई, क्यों सब ठीक है? ये चीज़ मुझे खुद नहीं पसंद। बाकी थैंक यू वेरी मच, आपको अच्छा लगा, खुशी हुई। आगे भी आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। निनबुन कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम, आप भी कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मेरी फैमिली में शादी थी इसलिए फ़ोन नहीं यूज़ कर सकी। ओ मैं भी कहूँ, कहाँ गायब हो गई हैं आप, वो भी बिना बताएं। कैसी रही शादी, इंजॉय किया? मुझे ज़रूर बताइएगा। देन इम्तियाज़ कह रहे हैं वेरी गुड नावल, थैंक यू, बहुत अच्छा नावल था, कंप्लीट। थैंक्स आप भी, स्टोरी सुनते वक्त बहुत इन्जॉय किया, अगेन थैंक्स। नहीं, ये जो मैंने आप लोगों के कल कमेंट्स देखे हैं ना, मुझे आप लोग सच सच एक बात बताओ, टू बी ऑनेस्ट, मैं कुछ भी नहीं बोल रही। ये नावल एक 13 घंटे की वीडियो थी, और मुझे अपलोड किए हुए आई थिंक सो आधा घंटा हुआ था, 40 मिनट हुए थे, 40-45 मिनट। और मुझे कमेंट्स आ रहे थे नाइस नावल बहुत अच्छा है, हम लोग बहुत इन्जॉय किया हमने, स्टोरी अच्छी थी। क्या आप लोग एम ही नो लिख देते हो कि बस ठीक है, हमने बस खुश कर देना है? तो इस गलत फहमी में मत ला रहा करो। अगर आप लोगों ने नहीं सुनना तो आप लोग मत सुने, आप लोगों को मैं कभी भी इंसिस्ट नहीं करूँगी, बिकॉज़ मुझे यहाँ पर शो होता है कि कितना सुना गया है नावल आपका। अगर 13 घंटे की वीडियो है तो उसे मैक्सिमम सिर्फ 12 मिनट सुना गया है। बाकी थैंक यू, आपको अच्छा लगा, खुशी हुई। और जो लोग नहीं सुनना चाहते आप लोग प्लीज़ खुद को फोर्स मत किया करें। देन हफ्सा इजाज कह रही हैं एज कोई आपकी अगर कोई आपकी इज़्ज़त लूटता है तो बाद में आपका दिल उसके लिए दुआ कैसे कर सकता है? ये कितना गलत है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, आई टोटली एग्री विद यू। आयशा शहजाद कह रही हैं आप, आई आस्क्ड ए लॉन्ग नावल बट यू रिकॉर्डेड ए मच लॉन्ग नावल, बट लव यू आप भी, थैंक यू वेरी मच आयशा। आप सुने, और मैं गारंटी देती हूँ आपको कि आप इस नावल को बहुत इन्जॉय करने वाली हैं। तो आप सुने, और मुझे पता है ना कि आप लोगों की पसंद कैसी है, और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको नावल कैसा लगा। थैंक यू आयशा। सना कुरैशी कह रही हैं गुरबत जुनून बाय अरीद शाह, आप ही अपनी वॉइस में अपलोड कर दो प्लीज़। वो अभी कंटिन्यू है, जैसे ही एंड होगा इंशाल्लाह करेंगे। एक्चुअली रीच बहुत लंबे नावल लिखने लग गई है, मेरी उससे यही बात हो रही थी कि बहन कोई छोटा नावल लिख ले ताकि मैं भी उससे रिकॉर्ड कर सकूँ। अब तुम इतने बड़े बड़े नावल्स लिख रही हो तो मैं तो रिकॉर्ड करने से भी गई। तो अभी वो बहुत लंबे लंबे नावल्स लिख रही है ना, तो सोचेंगे गुरबत जुनून के बारे में भी एक दफ़ा कंप्लीट हो जाए, ठीक है।
साद कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, आई एम लिसनिंग यू सिंस 2 years, आई वांट यू टू रीड ए नावल ऑफ अरीद शाह। अरीद शाह के मैंने बहुत सारे नावल्स रीड किए हुए हैं डियर, आप सुने और इंशाल्लाह आपको पसंद आएंगे। बाकी थैंक यू वेरी मच, आपको अच्छे लगे, मुझे खुशी हुई कि आप मुझे 2 साल से सुनती आ रही हैं। और बल्कि मैं सोच रही थी कि मैं रीज के नावल्स की ना एक अलग से प्लेलिस्ट बना दूँ, तो इंशाल्लाह जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं उसकी प्लेलिस्ट बनाकर आप लोगों से लाजमी शेयर करूँगी, ठीक है। देन रफ़े बट कह रहे हैं आउटस्टैंडिंग, थैंक यू वेरी मच डियर। अमन अमा अनाम अनम अनम सॉरी अनम हसन, एक्चुअली इतनी लंबी रिकॉर्डिंग करने के बाद ना ज़ुबान लड़खड़ाने लग जाती है। ये नावल मैंने पहले भी सुना है बट आपकी वॉइस इतनी स्वीट है कि दोबारा सुनने लगी हूँ। सो स्वीट ऑफ़ यू, ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच अनम। देन आयशा कह रही हैं ज़बरदस्त नावल, थैंक यू आयशा। ज़किया अब्बास कह रहे हैं कि थैंक यू वेरी मच। आयशा महर कह रही हैं बहुत अच्छा नावल है, थैंक्स आपिया, ऑल करेक्टर्स आर गुड एंड नावल इज़ आल्सो वेरी गुड, थैंक्स फॉर दिस नावल, थैंक यू वेरी मच आयशा। देन तंजीला शबीर कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम आपी, नाइस नावल। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू तंजीला। मलजा शाहिद कह रही हैं उफ मज़ा आ गया, थैंक यू, एंजॉय करें। आयशा ने लाइक किया है, थैंक यू आयशा। सलमा इरफान कह रही हैं ज़बरदस्त नावल है बहुत, थैंक यू वेरी मच सलमा। दैन तबस्सुम बानो कह रही है नाइस नावल, आई लाइक दिस नावल, थैंक यू वेरी मच, आपको अच्छा लगा, खुशी हुई, आगे भी अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। समीना खातून कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम समीना, सॉरी आप ही, मैंने नावल सुना है लेकिन कमेंट नहीं किया क्योंकि मेरी बेटी की तबीयत ख़राब होने की वजह से टाइम नहीं मिला। ये आपने सही कही, यही मेरा रिव्यू है। थैंक यू वेरी मच, आपको अच्छा लगा। बाकी अल्लाह पाक आपके बेटे को सेहत व तंदरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे। कैसी तबीयत है अब उसकी, अल्लाह पाक अपने ईमान में रखे। और थैंक यू समीना, आपको अच्छा लगा, मुझे खुशी हुई, आगे भी अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। हारिस ख़ान ने लाइक किया, थैंक यू हारिस ख़ान। अगेन हारिस ख़ान कह रहे हैं ज़बरदस्त आप भी, थैंक यू वेरी मच हारिस ख़ान। जी तो ये थे हमारे आज के कमेंट्स। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने आज की स्टोरी के एपिसोड नंबर 2 को एंजॉय किया होगा। और कैसा लगा आप लोगों को मीर शाह का जुनून, आप लोगों की राय का, आप लोगों के कमेंट्स का बेसब्री से इंतज़ार करूँगी। अच्छा रिस्पांस दीजिएगा। इसके अलावा जिससे अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको मिलती रहे। लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलें, ठीक है जी। इंशाल्लाह हाजिर होंगे कल इस नावल के एपिसोड नंबर 3 के साथ। आई डोंट नो कि आप लोगों को 2 भी मिलनी है या नहीं है, तो मैं फ़र्स्ट एपिसोड पे आप लोगों का रिस्पांस देखूँगी। बट अब मैंने तो कहना है ना कि इंशाल्लाह आप लोग अच्छा रिस्पांस देंगे, अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। तो इंशाल्लाह अच्छे की उम्मीद रखते हुए कल इस नावल के एपिसोड नंबर 3 के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप लोग एपिसोड नंबर 2 एंजॉय करें, अच्छा रिस्पांस दीजिएगा और मुझे इजाज़त दें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।